बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और अच्छे तरीके से गुजरना भी चाहिए। सर्दियों के बड़े थोड़े से दिन होते हैं, आई थिंक आपको एंजॉय कर लेना चाहिए, थोड़ा सा हंस खेल लेना चाहिए। यही थोड़े से दिन होते हैं जब आप इंजॉय कर सकते हैं मौसम की मुनासिबत से, लेकिन वहीं पर कोविड SOPs को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैं आमना जब हेडलाइंस बता रही थी तो सुन रही थी गुज़श्ता 24 घंटों में 74 अफराद जान की बाजी हार गए। तो जो अमवात की रेशो है वो बढ़ रही है, वो ग्राफ बढ़ रहा है, वो दोबारा से नंबर एक दफ़ा फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। ऑल्दो जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 1500 प्लस हैं, लेकिन अमवात जो बढ़ रही हैं वो तशवीशनाक है, ख़ास तौर पर जब म्यूटेटेड वायरस भी पाकिस्तान में आ चुका है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे, कोरोना के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, वहीं सियासी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे कि सिनेरियोस चल क्या रही हैं। पीपुल्स पार्टी और नून लीग में अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि इख्तलाफ पैदा हो गया है, लेकिन ये इख्तलाफ क्या वाकई में प्रोलॉन्ग करेगा? PDM का प्लेटफॉर्म कहते हैं कि जी यूनिटी है हमारे अंदर और हम मुत्तहिद हैं, लॉन्ग मार्च भी होगा, धरना भी दिया जाएगा, सेनेट इंतखाबात में हम पार्टिसिपेट भी करेंगे और इस हुकूमत को रिजाइन करने पर मजबूर भी करेंगे। एंड बाय गवर्नमेंट आई मीन प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना है। और 31 जनवरी भी दूर नहीं है जी, 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी, उसके बाद देखते हैं PDM क्या करता है, इस पर भी बात होगी। इसी के साथ साथ और भी बहुत सी खबरें हैं जो शामिल करेंगे। मैच का आज दूसरा रोज भी है, कल की कारकर्दगी कैसी रही इस पर भी बात होगी। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। हुकूमत नामानी, ऑपोजिशन के एतराजात मुस्तरद कर दिए। ब्रॉडशीट की तहकीकात जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही करेंगे। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। F9 पार्क गिरवी रखने से बच गया, पार्क की जगह इस्लामाबाद क्लब शामिल करने की तजवीज। हिम्मत है तो ब्रॉडशीट की तफसीलात सामने लाएं। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत को चैलेंज, कहते हैं इंसाफ हो तो 3 चेयरमैन नैब जेल जाएंगे। राना सनाउल्लाह बोले अजमत सईद की तकरीरी मुतनाज़ हो चुकी। PDM के बड़े अचानक हरकत में आ गए। नवाज शरीफ का मौलाना को फोन, हुकूमत के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली पर इत्तफाक। फजलुर रहमान का आसिफ जरदारी से राबता, मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। इज्जत और बच्चा के मसाइल से बचाव कैसे मुमकिन है, करेंगे इस पर बात। ये थी हमारी आवाज़ अपडेट्स और टॉप स्टोरीज मैंने आपको बताई। और इसी के साथ साथ हम ज़रा नज़र डाल लेते हैं कल होने वाले पॉलिटिकल सिनेरियोज के खुलासे के ऊपर और देखते हैं कि कल कौन कौन किस किस प्लेटफॉर्म पर क्या बयान देता रहा। अपोजिशन की बात सुने, आप हमारे स्पीकर हैं, हम चाहते हैं कि आपकी जो सीट है वो गैर जानबदार रहे। अगर आप गैर जानबदार रहेंगे तो इस हाउस की इज्जत और तौकीर में इजाफा होगा। मैं दरखास्त करता हूँ कि आप कर दीजिए रिलैक्स और हमारे मिनिस्टर बाहर अभी इनको जवाब दे देंगे। इनकी कारस्तानियों का जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कैफियत को जिस अंदाज में छोड़ के गए हैं, इनकी कारस्तानियों का आज पोल खुल जाएगा। इनको जिस वक्त जवाब मिलेगा तो दिल गुर्दा कलेजा इन्होंने बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि जवाब तल्ख होगा और उनको हम लोग हकीकत का आईना दिखाएंगे इंशाअल्लाह। नहीं, आप क्या बात करेंगे? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिस जबान में आप बात करेंगे उसी जबान में हम आपको जवाब देंगे। मलेशिया के अंदर हमारा जहाज कोर खड़ा है, UNO ने बैन लगा दिया है, पाकिस्तानी एयरलाइन से ट्रैवल नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान की एयरलाइन मंजूर हो गई है, पाकिस्तान की एयरलाइन नामंजूर हो गई है। PDM के 20 सितंबर के फैसलों को मोहतरमा मरियम सफ्दर ने और उसके साथ बिलावल ने न सिर्फ वीटो किया, बल्कि मालूम होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब की जेब में जो इस्तीफे थे अपनी पार्टी की, उनकी जेब भी उन्होंने काट दी है। ब्रॉडशीट तो सिर्फ एक केस है नैब का। नैब का रिकॉर्ड अगर अवाम के सामने आएगा आपको सैकड़ों ऐसे केस मिलेंगे। आपको पता है कि जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, किसी न किसी ने तो कदम बढ़ाना था ना, वो कदम नैब ने बढ़ाया। देखिए, इस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं और जहाँ तक कि अपोजिशन का ताल्लुक है वो तो जाहिर है कि जिस तरह से वो चिल्ला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको यही डर है कि ये एक ऑनेस्ट आदमी आ गया है
जी, ये तो आपने पॉलिटिकल खलासा देखा और कल जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इवन असम्बली के अंदर भी बहस मुबाहिसे होते रहे, पाकिस्तान के हवाले से जितने इश्यूज़ हैं उन पर बात होती रही। अब वहीं पर हम ज़रा जिक्र कर लेते हैं तहरीक अदम एतमाद की, जिसके हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक आए, कुछ लोग नहीं चाहते और इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। और कल जमीयत उलमा इस्लाम ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर सवालात उठा दिए हैं। मौलाना गफूर हैदरी ने यह कहा है कि बिलावल भुट्टो ने तहरीक अदम एतमाद लाने की जो तजवीज़ दी है इस मामले पर उनसे बात करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल से पूछेंगे कि तहरीक अदम एतमाद तो हम चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी लाए थे। अच्छा है वो खुद ही बोल पड़े कि चेयरमैन सेनेट की दफा क्या हुआ था, तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी लेकिन अपने नंबर्स पूरे नहीं कर सकी थी ऑपोजिशन और फिर चेयरमैन जो है वो उनकी मर्जी से या उस तरह से नहीं हटाए गए। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए तो क्या हमारे दाने पूरे हो जाएंगे, ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कल कहा। और बिलावल भुट्टो तो आपको पता है कि मसरूफ हैं आजकल, आज से ही बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीबात का आगाज होने जा रहा है और बिलावल हाउस में खुशी का समा है। तो आई थिंक सियासत से अगले 4 से 5 दिन वो अपने आप को दूर रखेंगे और ये कहा भी जा रहा है कि किसी सियासी मामले पर अभी जो रिएक्शन है वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से नहीं आएगा एंड दे आर हैविंग देयर मोमेंट, फैमिली मोमेंट वो एंजॉय करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन बाकी लोग तो ऑब्वियसली सियासत करेंगे और सियासत हो ही रही है। मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इससे पहले भी इसको तनकीद का निशाना इस तरह से बनाया गया कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ लीडर्स ये कहते रहे कि तहरीक अदम एतमाद की ऑप्शन तो टेबल पर मौजूद है, लेकिन क्या एक्चुअली हमें ये ऑप्शन ऑप्ट करनी चाहिए? क्या एक्चुअली हमें इस तहरीक को लाने का फायदा होगा? हम अपने नंबर्स पूरे कर सकेंगे? माजी में भी हमने देखा कि असेंबली के अंदर जब कोई बिल पास होता है तो ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाती है, एज अ प्रोटेस्ट वॉकआउट कर जाती है, लेकिन असल बात तो ये होती है कि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। सियासी बयानात की हद तक तो ऑपोजिशन का हर मेंबर ये कहता है कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है, सादा अक्सरियत खो चुकी है, पॉपुलैरिटी ग्राफ डाउन हो गया, लेकिन फिर वहीं पर हम देखते हैं कि असेंबली में बिल भी पास हो जाते हैं, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज भी ले आती है और ऑपोजिशन कुछ नहीं कर पाती। तो क्या ये जो तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, अगर लाई जाएगी, अगर पीडीएम मुत्तफिक हो जाती है तो क्या इसके ऊपर जो मुत्तफिका डिसीजन होगा वो पीडीएम के हक में जाएगा, वो इस्तीफों की तरफ जाएगा, जिसका जिक्र बार बार पीडीएम करती है कि 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर एहसन इकबाल ने ये भी कहा था कि गैर जमहूरी ताकत को निकालना जानते हैं, अगर तहरीक अदम एतमाद हम नहीं लाते तो इसके अलावा भी बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं और पीडीएम के बड़े जो हैं वो मुतहरक हो गए हैं। कल मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को फ़ोन किया, मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी रब्ता किया, लॉन्ग मार्च, धरना, इस्तीफे देने हैं, सेनेट में पार्टिसिपेट करना है या नहीं, इन तमाम मामलात पर बात हुई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गयान चंद साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम गयान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, क्या हाल चाल है? अब तक आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ज्ञान साहब वक्त देने के लिए। ये जो पूरा मामला चल रहा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की तरफ से एक बयान आता है जिसमें तहरीक अदम एतमाद का जिक्र किया जाता है और बेसिकली तो ये एक सजेशन थी कि हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ना ही नून लीग की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया कि हमारे पास दाने पूरे नहीं है। क्या आप समझ तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक लाने की जो ऑप्शन है वो इट्स अ वाइज डिसीजन? देखिए हमारे यहाँ जो पीडीएम ने डिसीजन लिया था वो यही था कि 3-4 ऑप्शन हैं जिस पे हम जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि कानूनी पार्लियामानी जो टूल है वो ये है कि आप उनको नो कॉन्फिडेंस से निकालें। गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से गवर्नमेंट के बैठे हुए इत्तेहादी नाराज हैं। पहले ही आप देखेंगे कि मैंगल साहब उनको छोड़ के चले गए। एमक्यूएम की जो इनके साथ बातें चल रही हैं, जो मुतालबात चल रहे हैं वो गवर्नमेंट पूरे कर नहीं पा रही है। इनके साथ जो एग्रीमेंट्स हुए थे वो पूरे नहीं कर पा रही है। फिर क्यू लीग को भी देखेंगे तो वो भी अनकंफर्टेबल है और खुद पीटीआई के लोग जो हैं वो भी परेशान हैं कि इतनी महंगाई की सूरत हाल में, इतनी बैड गवर्नेंस की सूरत हाल में
मुल्क की मुआशी तबाही की सूरत हाल में कैसे वो पीटीआई का साथ दे सके। ये तो इंसाफ का नारा लेकर आए थे, लेकिन इंसाफ की तो धज्जियां उड़ते हुए नजर आ रही हैं। ये तो कह रहे थे कि बाहर से हम पैसे लेके आएंगे, लेकिन पता चलता है कि हमारा कोई जहाज जाता है तो वो वहां पकड़ा जाता है। हमारे रोजवेलिट जो है होटल वो भी कोई जब्त कर लेता है हमारे इन नाहल हुक्मरानों की वजह से। फिर जो नैब खेल रहे हैं, तो उन नैब के अमाल भी जो ब्राडशिप ने जाहिर की है, उससे पूरी कौम सिर्फ पूरी कौम इनसे नाला नहीं है, लेकिन इनके अपने जो मेंबरान हैं वो भी तंग हैं। जी यान साहब, आप तो हुकूमत की नाकामियां या हुकूमत की पॉलिसियां जो आपके मुताबिक हैं वो बयान कर रहे हैं, लेकिन सेनेटर साहब सवाल मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर देती हूं। आपने जो बातें की हैं वो बिल्कुल शायद एग्जिस्ट करती भी हों, लेकिन तहरीकी अदम एतमाद, एक ही बात है कि नंबर्स पूरे नहीं होते, और ये मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी सवाल किया गया, ये जमीयत उलमा सलाम की तरफ से भी किया गया। तो क्या अगर तहरीकी अदम एतमाद लाई जाती है तो पीपुल्स पार्टी मेक श्योर कर सकती है कि आपके नंबर्स तमाम ऑपोजिशन को मिलाकर ज्यादा होंगे, या ज्यादा नंबर्स ले सकते हैं वोटिंग के चक्कर में जब होगा ये पूरा सिनेरियो क्लियर होगा? हमारा पूरे का पूरा जो पूरी की पूरी जदोजहद जो है डेमोक्रेसी के लिए है। बेसिकली हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाए, पार्लियामेंट से बाहर डिसीजंस ना हो। इसलिए हम सब जो सिलेक्टर्स हैं, जो कठपुतली के पीछे जो डोरियां हिलाने वाले लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे कि आप इनकी बेसाखियां दूर कर दें, हम जाने हमारी पॉलिटिक्स आ जाए। जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ने अपने डोमेन में रहना शुरू किया और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दी, तो उसी दिन ये गवर्नमेंट खुद ब खुद बैठ चुकी होगी। और सिर्फ इंतजार इस चीज का है कि वो अपने जगह पे अपने बैठे, हम पॉलिटिक्स शुरू करें। तो मैं समझता हूँ कि अब जो पीडीएम के एहतजाजों की वजह से जो हालात बने हैं, इसमें सब लोगों ने सोचा है कि पॉलिटिशियंस का काम है, उनको करने दिया जाए। अगर नहीं करने दिया जाता है तो हमारी तो जदोजहद जारी रहेगी। इस पोजीशन में कॉन्स्टिट्यूशनली जो रास्ता मौजूद है, वो हम समझते हैं कि सबसे बेहतर रास्ता जो है वो है कि हम नो कॉन्फिडेंस लेके आए। लेकिन अगर आप नो कॉन्फिडेंस की तहरीक लेकर आते हैं सेनेटर साहब, तो सवाल फिर वही है, अगर नंबर्स पूरे नहीं होते, वो तहरीक रिजेक्ट हो जाती है, तो क्या आप नहीं समझते कि ऑपोजिशन को सुबकी का सामना करना पड़ेगा? चेयरमैन सेनेट की दफा जब ये नो कॉन्फिडेंस की पूरी तहरीक चलाई गई थी, उसमें क्या हुआ था सबने देखा था। देखिए, नाकाम होती है या कामयाब होती है वो हमारे अपने जो होमवर्क पे डिपेंड करता है। फिर अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे खड़ी नहीं होती है, लेकिन हम इनको एक्सपोज कैसे कर सकते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर सकते हैं। हम ये तो डिमांड नहीं कर सकते कि कोई आकर इनको पकड़कर बाहर फेंक दे। हम तो उनको निकालने के लिए कोई ना कोई लीगल रास्ता लेंगे ना, क्योंकि हम डेमोक्रेट्स हैं। हम तो डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारी समझ में, हमारे लीडरशिप की समझ में ये है कि ये ऑप्शन मौजूद है, इस पे जाया जाए। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस आ जाए, सिंध में अपना प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आ जाए, स्पीकर के खिलाफ आ जाए। ये इतने सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे माहज हैं जिसमें ये नालायक और नाहल हुक्मरान को मैनेज नहीं कर सकते हैं। लोग इनके खुद तंग है और उनका फायदा उठाने की जरूरत है। तो आप ये समझते हैं कि आपको फायदा होगा अगर आप अपना होमवर्क कर लेंगे, तो तहरीके अदम एतमाद का फायदा होगा। अब ये कहिएगा, पीडीएम के प्लेटफॉर्म में जब ये सजेशन सामने रखी जाएगी, तो कल से ये भी खबरें आ रही हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, जो कि मेन स्टेक होल्डर्स हैं, इन दोनों पार्टीज का बड़ा स्टेक है पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जाहिर है बाकी पार्टीज भी शामिल हैं, उनको कैसे कन्विंस किया जाएगा? क्योंकि वो तो कन्विंस्ड नजर नहीं आ रहे कि हम नो कॉन्फिडेंस की तहरीक लेकर आए। ये पीपल्स पार्टी का फैसला को पीडीएम पे थोपा नहीं जाएगा। ये एक तजवीज है कि हम इस पे काम करें, और इसके लिए नून लीग को भी बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी पीडीएम की पार्टियों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। अपोजिशन को जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी है उनसे बात करने पड़ेगी, और जो पीटीआई के लोग इनसे, हुकूमत से नाराज है, उनसे भी बात करनी पड़ेगी। ये बात हुई थी कि एक तजवीज ये है, इस पे डिस्कस किया जाए। अगर ये वायबल है तो इस पे आगे चला जाए। ये आसान और बेहतरीन रास्ता है जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है।
तो यकीनन इस पे डिस्कशन होगी और फैसला तो कंसेंसस से होना है, जो पीपल्स पार्टी को भी कबूल होगा और नून लीग को भी कबूल। बिल्कुल, फैसला तो मुतफिका राय से होगा जो दोनों तरफ से कबूल किया जाएगा। सेनेटर साहब, साथ ही साथ ये भी कह दीजिएगा कि सेनेट इंतखाबात भी आ रही हैं, फिर 31 जनवरी की डेडलाइन भी आ रही है, जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही दी गई थी कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों वरना हमें इस्तीफा लेना आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम इस्तीफा छीन लेंगे अगर ये खुद इस्तीफा नहीं देंगे 31 जनवरी तक। 31 जनवरी बहुत करीब है, ऐसे कोई आसार नजर तो नहीं आ रहे कि वज़ीर आज़म रिजाइन करेंगे। तो सेनेट इंतखाबात का इंतजार किया जाएगा या लॉन्ग मार्च कर दिया जाएगा? कुछ इस हवाले से प्लानिंग हुई है? ये डिसीजन जो है वो ज्वाइंटली पीडीएम के लीडरशिप की जो मीटिंग्स हैं उनमें होना है जी। ये एक डेडलाइन दी गई थी, अब उसके हालात क्या बने हैं, अदर ऑप्शंस भी मौजूद हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शंस पहले लिया जाता है, कौन सा ऑप्शंस बाद में लिया जाता है। बिलावल साहब ने ये भी कहा था कि रिजर्वेशन जो है वो एक एटम बम है हमारा, वो हम लॉस्ट ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो बस पीडीएम की लीडरशिप बैठेगी तो वो डिसाइड करेगी कि 31 जनवरी के बाद का क्या लाहेअमल है जी। और उसको कैसे आगे बढ़ा जाए। ये तो सिर्फ इमरान खान के हटाने तक तो तहरीक नहीं थी ना, ये तो तहरीक ये थी कि बुनियादी तौर पे सब इदारे अपने अपने डोमेन में रहकर काम करें, पार्लियामेंट की सुपरमेसी को इंश्योर किया जाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को इंश्योर किया जाए। तो इसके लिए सिर्फ इमरान खान के हटाने तक तो ये तहरीक महदूद नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए अगर आगे भी काम करना है तो बाकी ऑप्शंस पे भी गौर किया जाएगा, बाकी ऑप्शन पे भी गौर किया जाएगा और फिर मुतफिका डिसीजन लिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कह दीजिएगा, ओपन बैलेटिंग के हवाले से भी बात हो रही है, सदारती रेफरेंस में अदालत के रिमार्क्स भी आपने देखे, जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, और आप खुद सेनेटर हैं, आप जाती तौर पर क्या समझते हैं, क्या वाकई में आइन में और कानून में तरमीम होनी चाहिए, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, ओपन वोटिंग होनी चाहिए सेनेट के इंतखाबात के लिए? देखिए, पहली बात तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, मैं क्या चाहता हूं, इमरान खान क्या चाहता है, बाकी लोग क्या चाहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ओपन बैलेटिंग नहीं हो सकती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम तो हो सकती है, जो अदालत ने कहा भी कि अगर आप चाहते हैं कि ओपन बैलेटिंग हो तो आप तरमीम लेकर आए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जिसकी भी ख्वाहिश है उसको पार्लियामेंट की तरफ आना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट के अलावा नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को नहीं छेड़ेगी। मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है उसमें कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉ के जो अमेंडमेंट्स का इशू है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। तो पीटीआई गवर्नमेंट में अगर इतनी विल है, इतना विजडम है, तो वो पार्लियामेंट की तरफ चली सही, वो तो पीटीआई करेगी या नहीं करेगी ये उनका डिसीजन है। लेकिन सेनेटर साहब, क्या पीपल्स पार्टी चाहती है कि ओपन बैलेटिंग हो? पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या है, आपका मौकिफ क्या है? देखिए, हम समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल के राइट्स का भी इशू है। ये तो लंबी चौड़ी डिस्कशन का इशू है ना जी। ये जब अमेंडमेंट डाली गई थी तो भी ऐसे नहीं है कि हवाओं में बात हुई थी और किसी की ख्वाहिश पे थी, इस पे भी डिस्कशंस हुई थी कि फिर इंडिविजुअल का राइट क्या बन जाता है। फिर तो सिर्फ एक लेटर जो है पार्टीज के लीडर्स लिख ले कि हमारे नंबर ये हैं, आपके नंबर ये हैं, अब आप डिसाइड कर ले, फिर तो इलेक्शन प्रोसेस ही नहीं रहेगा ना। तो मैं समझता हूँ कि इस पे लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत है और यकीनन इस पे बात होगी तो कोई न कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें इंडिविजुअल के राइट्स भी बरकरार रहेंगे, पार्टी लीडरशिप की अमृत। सेनेटर साहब, इंडिविजुअल के राइट्स कैसे? जब हम खुफिया बैलेटिंग करते हैं या वोटिंग करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की टर्म यूज की जाती है, अपने ही पार्टी के गद्दारों का नाम भी यूज किया जाता है कि अपनी पार्टी के साथ खड़े नहीं रहे, अपने पार्टी के लोगों को वोट नहीं किया, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, इंडिविजुअल राइट भी मिल जाएगा उसको अगर ओपन बैलेटिंग होगी। ये तो खैर मामला अलग है कि तरमीम होती है या नहीं, बट बड़ी सिंपल सी बात लग रही है ये तो। देखिए, अगर हम अपने ख्यालों में सोचते हैं तो अलग बात है। ग्राउंड रियलिटीज क्या है? जब बैलेटिंग जो है, सीक्रेट बैलेटिंग होती है, तो भी वहां पे कैसे ये नंबर्स चेंज होते हैं। ओपन बैलेटिंग में तो ये एक नंबर आ जाते हैं, सीक्रेट बैलेटिंग में अलग नंबर आ जाते हैं, वो प्रेशर्स बरकरार होते हैं। जब सीक्रेट बैलेटिंग होती है तो किसी को ये भी ऑप्शन होता है कि किसी पे कोई प्रेशर है, किसी ने कोई धमकी दी है कि आपके खिलाफ नायब चली आएगी, किसी को कोई और इश्यूज है जिस पे जो भी ज़मीर के खिलाफ वोट देने की
होती है तो उसके पास कम से कम ये ऑप्शंस तो होता है कि मैंने सीक्रेट वेल्डिंग की तरफ गया हूँ। तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन है जिसपे जाना कहे। फिर इस गवर्नमेंट को क्या परेशानी है? ये तो पावर में बैठे, 3 प्रोविंसेस में पावर में हैं, मरकज में पावर में बैठे हुए हैं। इनको अपने लोगों से डर लग रहा है, जो बिलावल साहब ने महसूस किया और कहा कि हम अगर नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे तो ये खुद ब खुद गिर जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि इनको अपने लोगों पे एतमाद नहीं है, इनके लोग इनकी लीडरशिप पे एतमाद नहीं करते। सही, बिल्कुल सही। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अपने लोगों का एतमाद ही नहीं है हुकूमत पे, तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं तो उससे ये हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। ऐसे ही बयानात तो हमने ये भी सुने थे कि हम PDM की तहरीक चलाएंगे, जलसे निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे और उसके बाद ये हुकूमत जो है वो चली जाएगी। बहरहाल सियासत सब लोग ही कर रहे हैं, वो चाहे ओपन बैलेटिंग के ऊपर हो, सेनेट इंतखाबात के ऊपर हो, लॉन्ग मार्च का जिक्र हो या फिर उसके साथ साथ गवर्नमेंट साइड से रिएक्शंस का जिक्र हो, जो हमेशा से ही होता हुआ आया है। बहरहाल इस पर आगे आने वाले दिनों में देखते हैं सिनेरियो क्या रहता है। एक और इशू जो बहुत ज्यादा सर उठा रहा था और एक बार फिर से सर उठाने लगा है, फॉरेन फंडिंग केस। और अब फॉरेन फंडिंग केस में जहां पर पीपुल्स पार्टी, नून लीग और PTI का तो ऑलरेडी 6 साल से केस चल ही रहा था, मौलाना फजल रहमान और JUI को भी अब जो है इस हवाले से तलब भी कर लिया गया है, उनसे भी जवाब मांग लिया गया है। सो तमाम जमातों को अंडर वन रूफ तो लाया जा रहा है, लेकिन क्या स्पीडी ट्रायल होगा? क्या प्रायोरिटी सेट की जाएंगी और की जाना चाहिए? इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गाड़ी चलाना एक आर्ट है और मुझे बचपन से ही गाड़ी चलाने का इतना शौक होता था, लेकिन मैं हमेशा से डरती थी कि शायद मुझे गाड़ी चलाना कभी नहीं आएगी। एंड आई थिंक 6-7 साल पहले मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी चलाना सीखी और अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ बेटर ड्राइवर। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मैं बहुत सी ख़वातीन ड्राइवर से भी बेहतर चला लेती हूँ। अपने मुँह मियाँ मिठू बनने का किसको शौक नहीं होता। लेकिन कल ये जो वीडियो मैंने देखी, आप यकीन जानिए मैं परेशान हो गई और मुझे लगा कि कोई ना कोई जरूर होगा उस बच्चे के आसपास जो इतनी बड़ी लैंड क्रूजर गाड़ी चला रहा है और मेन रोड के ऊपर चला रहा है। सो मैं चाहूंगी कि वो वीडियो हम आपको दिखाएं जिसमें साथ वाले ड्राइवर ने ये वीडियो बनाई कि उस गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, ये छोटा सा बच्चा गाड़ी चला रहा है और मेन रोड के ऊपर चला रहा है इतनी बड़ी गाड़ी। इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लेते हैं? मतलब माँ बाप किधर हैं? घर में क्या किसी ने नहीं देखा कि एक बड़ी गाड़ी गायब है? चले बच्चा इधर उधर हो भी गया, बट वो गाड़ी लेकर निकल गया और वो बच्चा मुसलसल गाड़ी भगाए जा रहा है। ऑल्दो लड़कों को थोड़ा शौक होता है, वो शार्प भी होते हैं और मुझे पता है कि बड़ा आप इनकरेज करते हैं ऐसे ही मजाक में कि ओहो मेरे बेटे को तो गाड़ी चलानी आती है, मेरे बेटे को तो बाइक चलानी आती है। फिर खुदा ना खास्ता जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो हम रियलाइज नहीं करते कि ये वो हमारी लाइटर नोट की इनकरेजमेंट्स थी जिनकी वजह से ये सिचुएशन हुई। और अब आप ये देखिए, ये कोई गली मोहल्ला कोई छोटी जगह नहीं है, मेन रोड 4 लेन सड़क है जिसके ऊपर ये बच्चा जो है वो गाड़ी भगाए जा रहा है और किस तरीके से मुझे लग रहा है वो सीट के ऊपर पूरा भी नहीं आ रहा, एस्केलेटर के ऊपर या ब्रेक के ऊपर उसका पाँव कैसे जा रहा होगा। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। पेरेंट्स क्यों नहीं समझते कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों का खुदा ना खास्ता सामने कोई गाड़ी आ जाती, वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो 4-5 साल का बच्चा ही ना, वो कंफ्यूज हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? मतलब आप यकीन जानिए, मैं कल से जब से ये वीडियो देख रही हूँ और सोशल मीडिया के ऊपर लोग इसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं तो एकदम से दिल पकड़ा जाता है कि अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह ताला ने बहुत बचाया इस बच्चे को। खुदारा जो भी इसके पेरेंट्स हैं इस चीज़ को रियलाइज़ करें और इसके अलावा अपने बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पर नज़र रखें। ये जो चीज़ें होती हैं प्लीज इनको अप्रिशिएट मत कीजिए। ये बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है, ये बिल्कुल हंसने वाली बात नहीं है कि ओहो हमारा बच्चा तो देखे इतना सा है और इतनी बड़ी गाड़ी चला लेता है। ट्रस्ट मी, हादसा हो गया किसी का नुकसान नहीं होगा, आपके बच्चे की सेहत, उसकी ज़िंदगी के ऊपर सवालिया निशान लगेगा। तो ये मेरे ख्याल से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना काम है उन माँ बाप की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी। एक्सेस जो है इन चीज़ों की लिमिटेड होनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। प्लीज़ 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 डोंट इनकरेज सच एक्ट्स। और इस वीडियो बनाने वाले का मकसद भी यही था कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें और दिखा सकें कि ये छोटा सा बच्चा जो है ये गाड़ी चला रहा है और ये कैसे चला रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है। बहरहाल
इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे, जिसमें फॉरेन फंडिंग के हवाले से, जैसे मैं अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात भी कर रही थी कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी जवाब तलब कर लिया गया और अब जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ भी फॉरेन फंडिंग केस जो है वो दायर कर लिया गया है। और फ़ारूक हबीब जो PTI के रहनुमा और मिनिस्टर हैं, उन्होंने JIFA के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की है और साथ ही साथ उसमें हाफिज़ हुसैन अहमद के TV इंटरव्यू का स्क्रिप्ट भी शामिल किया गया है। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो कोशिश है कि अगर उनकी समाअत चल रही है और उनका केस जो है वो ज़ेर समाअत है इलेक्शन कमीशन में, जिस पर सबकी नज़रें हैं, तो फिर सब जमातों को जवाब देना होगा, फॉरेन फंडिंग एक्सप्लेन करना होगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब। वालेकुम सलाम जी। गुड मॉर्निंग टू यू सर, क्या हाल चाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सर। फॉरेन फंडिंग केस आहिस्ता आहिस्ता तमाम जमातें जो हैं वो अब इसके अंदर आ रही हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 6-7 साल से केस चल रहा है, फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी जवाब तलब किया गया। अब PTI ने ये समझा कि बाकी जमातों को पीछे क्यों छोड़ा जाए और जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ भी केस दायर कर दिया गया। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान में सियासी जमातें हो या मजहबी जमातें हो, उनके फाइनेंशियल मामलात ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये किसी एक जमात का मसला नहीं है। किसी भी जमात के पास इस तरह की शफाफियत मौजूद नहीं है कि वो ये शो कर सके कि उसको अंदरूनी या बैरूनी जहां से भी फंड आते हैं वो बड़े ट्रांसपेरेंटली डील किए जाते हैं। और ये भी मैंने कहा था आप ही के प्रोग्राम में कि ये एक ऐसा पंडोरा है, ये अगर खुलेगा तो इसमें कोई सियासी जमात महफूज नहीं रहेगी। अब आपने खुद कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बाद JUI भी इसके अताब में आ गए हैं और हाफिज हुसैन अहमद ने बराह रास्त इल्जाम लगाया है कि उनकी पार्टी जो है वो लीबिया और इराक से बराह रास्त फंडिंग लेती रही है। इसलिए ये एक ऐसा पंडोरा है जिसमें सारी सियासी जमातें लपेट में आ सकती हैं। पहली बात तो ये है, हर सियासी जमात को हिसाब देना होगा। ये महज फिर PTI तक महदूद नहीं रहेगा। अगर PTI इसके अंदर फंसेगी तो बाकी जमातें भी उससे महफूज नहीं रह सकेंगी और सब पे सवालात उठाए जाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें एक जो नया नुक्ता PTI ने उठाया है खास तौर पे कि जी उनका बराह रास्त बतौर पार्टी इस सारी फंडिंग के जो फॉरेन फंडिंग के मामले से ताल्लुक नहीं है। अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो ये एजेंट की सतह पे हुई है। अब इसको भी इन्वेस्टिगेट करना होगा कि क्या ये किसी इंडिविजुअल का एक्ट है, यानी एजेंट का एक्ट है, या बतौर जमात इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि अकबर एस बाबर ये कहते हैं कि इसमें ये एजेंट नहीं है बल्कि ये कंपनियां हैं और इसका इल्म इमरान खान साहब को था। इसलिए ये दिलचस्प सूरत हाल है कि जिस अंदाज से ये मामला चलेगा, लेकिन इमरान खान क्योंकि एग्रेसिव इनिंग्स खेलने के आदी हैं और हमेशा अपने मुखालिफिन के ऊपर चढ़ाई करने के आदी हैं, उन्होंने एक और नया पंडोरा ये खोल दिया कि जनाब ये बराह रास्त लाइव नशरियात दिखाई जाए और तमाम सियासी क़यादत को उसके अंदर लाया जाए और मैं साबित करूंगा कि मेरे मुकाबले में बाकी 2 जमातों ने फंडिंग ली है। तो ये दिलचस्प सूरत हाल है और सारी सियासी जमातें इसके अंदर फंसेंगी। अब देखते हैं कि ये क्या सूरत हाल इख्तियार। सलमान आबिद साहब, इमरान खान साहब की ये जो सजेशन है ये तो इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी कि ओपन समाअत तो हम कर ही नहीं सकते, ना ही हम पब्लिक के सामने डिटेल्स लेकर आएंगे, हमारे इदारे पर ट्रस्ट किया जाए, हम फेयर एंड स्क्वायर और अनबाइस्ड होकर डिसीजंस लेंगे किसी भी पार्टी के खिलाफ हो, क्योंकि हमारी बाइसनेस तो है नहीं। ये इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया, जिस पर अपोजिशन ने थोड़ी सी सियासत की और कहा कि वज़ीर आज़म को ये पहले से पता था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ओपन समाअत करें। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या सवाल बनता है कि जो केस उनके पास पहले से मौजूद है पहले उसको निपटाया जाए, फिर बाकी केसेस को भी देखा जाए। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के जो साबिक लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं जिनसे हमारी बात भी हुई है, वो ये कहते हैं कि इतना ड्रैग करने वाला ये केस है नहीं, ये सॉर्ट आउट हो सकता है और बड़ा जल्दी हो सकता है जितना इसको लंबा खींचा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि ये मुकदमा पिछले 6 साल से ज़ेरे इल्तवा है। जी। अब पिछले 6 साल से तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है ना, नहीं है। हुकूमत तहरीक इंसाफ की तो 2-2.5 साल से है। तो इसका मतलब है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उस वक्त भी ये केस पेंडिंग चला आ रहा था। तो उस वक्त हुकूमत ने कोई ऐसी इफेक्टिवनेस नहीं दिखाई कि इस केस का कोई नतीजा निकल सके। एक बात। और उस वक्त इलेक्शन कमीशन किन के अंडर था
किसके मातहत था ये भी हम सबको पता है। इसलिए आज जब ये अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि जी इमरान खान की वजह से ये केस 6 साल से इल्तिफा का शिकार है, तो उसमें खुद हुकूमत भी शामिल है ना, उसकी वजह भी उसमें भी शामिल है। अच्छा, अब इमरान खान साहब का तो उस वक्त नुक्ता ये था कि इलेक्शन कमीशन ये दरखास्त सुनने का मजाज ही नहीं है। अच्छा, वहां से फैसला आ गया कि इलेक्शन कमीशन ये सुन सकता है, अब बात आगे बढ़ गई है। लेकिन एक और चीज देखिए कि अगर 6 साल से ये केस पेंडिंग है, तो पिछले 2.5 साल से 3 साल से तो पीपल्स पार्टी और PMLN के खिलाफ भी जो है फरूख हबीब साहब का मुकदमा मौजूद है ना। तो ये अब सारे मुकदमे जो है, अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन को राइट है कि वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा सुन ले, लेकिन पैरेलल बाकी मुकदमे भी चल सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि जी हमारा मुकदमा उस वक्त तक ना सुना जाए जब तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा नहीं चला जाएगा। अब ये जो इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट ना करे ना, फिर ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करने दे कि क्या वो सारे फैसलों को इकट्ठा लेके चलना चाहता है केसेस को, या वो इसको इंडिपेंडेंटली डील करना चाहता है, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे। अब अपोजिशन जमातें ये चाहती हैं कि फौरी तौर पे इस पंडोरे में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, जिसका मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। और मैं ये समझता हूं सिर्फ इसमें एक बेहतरी हो सकती है इस मुकदमे में कि मुस्तकबिल के तनाजुर में कुछ प्रिंसिपल्स तय हो जाएंगे, SOPs तय हो जाएंगे फॉरेन फंडिंग के हवाले से। और आपको पता है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में सियासी जमातों को फंडिंग हासिल करने का कोई इख्तियार नहीं होता। ये बराह रास्त फंडिंग इलेक्शन कमीशन के पास आती है और इलेक्शन कमीशन वोटों के तनासब से पार्टियों को फंड जारी करता है। अब हमारे यहाँ तो सिस्टम ही उलट है, यहाँ तो हर सियासी जमात जो है इस पूरे खेल के अंदर एक किस्म की वो एक्सपोज हो जाती है। अगर वो अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाए, फाइनेंशियल मामला बताए कि वो कहां से पैसे आए हैं, किससे आए हैं, उसामा बिन लादेन से कैसे किसने पैसे लिए थे, सऊदी अरब से कैसे पैसे आए हैं, तो ये एक नया पंडोरा है। और मैं इसमें से फिलहाल कोई ऐसी गेम नहीं देख रहा कि जिससे कोई बड़ी बुनछाल सियासत में आ जाए। सही, यानी कि कुछ नहीं आने वाला सामने, एक्सेप्ट कि आने वाले सालों के लिए और आने वाले वक्त के लिए रिफॉर्म्स शायद हो जाए, एक ट्रैक सेट हो जाए तमाम पार्टीज के लिए, लेकिन आप समझते हैं कि अभी जो है वो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, दूसरी तरफ जो बहुत से तज्जियाकार कह रहे हैं कि उसमें भी कुछ नहीं होने वाला, मैं आपसे उस पर भी कमेंट लेना चाहूंगी। तहरीक अदम एतमाद, जो पीपल्स पार्टी ने कहा कि जमहूरी हक भी है और जमहूरी तरीक़ेकार भी है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये भी कहा कि जलसे जुलूसों से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हम तहरीक अदम एतमाद नहीं लेकर आए। अब हुकूमत का ग्राफ डाउन होगा, वो पॉपुलैरिटी का हो या सादा अक्सरियत का हो। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का ये जो मौक़िफ़ है, जिससे अभी तक नून लीग या जमीयत उलमा इस्लाम इख्तलाफ रखे हुए हैं, मतलब अपैरेंटली अग्री नहीं किया उन्होंने, डिस्कस तो वो करेंगे PDM के प्लेटफॉर्म पे, आप क्या समझते हैं कि इज इट अ वाइज डिसीजन बाय ऑपोजिशन? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख ये बताती है कि तहरीक अदम अमूमी तौर पे कामयाब नहीं होती। इसीलिए PMLN और JUI को इस बात का पता है कि अगर हम तहरीक अदम में जाएंगे तो ये नाकाम हो जाएगी। और आपको मालूम है जिस वक्त चेयरमैन सेनेट जो है, जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट है, इनके खिलाफ तहरीक अदम पेश की गई थी तो वो भी नाकामी से दो चार हुई थी। एक बात। दूसरी बात देखिए, बड़ी सादी सी है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त एक ज्यादा बेहतर अपने कार्ड खेल रही है। वो विकेट के दोनों तरफ खेल के, उसको पता है क्योंकि वो स्टेक होल्डर है, हुकूमत का हिस्सा है, सिंध हुकूमत का, वो कभी नहीं चाहेगी कि यह हुकूमत चली जाए, क्योंकि अगर वफाकी हुकूमत जाएगी तो फिर सूबाई हुकूमत भी कहीं नहीं बचेगी और वो बुनछाल जो है वो फिर सूबे के अंदर भी आएगा। और अगर अर्ली इलेक्शन होने हैं तो 2.5 साल पहले अगर वफाक के इलेक्शन होंगे तो फिर सूबों के इलेक्शन भी होंगे। तो पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में अपने इख्तिदार पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। और उनको भी पता है जरदारी साहब को कि तहरीक अदम एतमाद नहीं होगी। उन्होंने एक शोशा छोड़ा है ताकि अपोजिशन को इस खेल के अंदर उलझाए रखे। ना वो लॉन्ग मार्च में भी दिलचस्पी रखते हैं, ना वो तहरीक अदम एतमाद में उनकी कोई दिलचस्पी है, और ना वो इज्तिमाई इस्तीफे देना चाहती है। क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी भी एक सियासी मुहिम जोई नहीं करेगी, ना वो एस्टैब्लिशमेंट से टकराव पैदा करेगी, और ना वो फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के एजेंडे पर अपनी सियासत को खराब करेगी। डज दिस मीन कि ये इख्तलाफ जो है वो प्रोलॉन्ग करेगा और PDM के इजलास में जब इत्तफाकिया राय नहीं हो सकेगी या कुछ भी डिसाइड नहीं हो सकेगा तो फिर PDM जो है वो खुद ब खुद ऐसा लगेगा कि इख्तलाफात का शिकार हो गया? देखिए, PDM तो अभी भी इख्तलाफात का शिकार है ना, कि मौलाना फजलुर रहमान कुछ कह रहे हैं, मरियम कुछ कह रही है, शहबाज शरीफ कुछ कहते हैं, जरदारी साहब कुछ कह रहे हैं। अब पहले से ये चीजें मौजूद है। मतलब देखे ना, वो जो 31 दिसंबर को आर पार की बात की गई, फिर जनवरी की बात की गई, 31 जनवरी की, वो भी खत्म हो गई, फिर फरवरी की बात खत्म हो गई, फिर मार्च में सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात आ गई है, अप्रैल में रमजान है। तो वो जो हुकूमत गिराओ तहरीक थी जो दिसंबर तक चलनी थी वो तो पीछे चली गई ना। और आज भी आप देखिए
कि कोई इत्तेफाक राय नहीं आ रहा कि क्या करना क्या है। यानी अब आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने कह दिया कि तहरीक इत्तेमाद लाएं, यानी 4 महीने से ये पहले कहते रहे कि इज्तिमाई इस्तीफे देंगे, सेनेट के इंतखाबात में नहीं जाएंगे, बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब वो कहते हैं जी तहरीक इत्तेमाद लाएं। हालांकि इसी पीडीएम ने पहले दिन ये कहा था कि तहरीक इत्तेमाद से हुकूमत तब्दील नहीं होगी। और एक और मैं आपको बात बताऊं, मजेदार की बात कि अगर आसिफ अली जरदारी कहते हैं ना कि तहरीक इत्तेमाद को लेके आना है, तो इसका मतलब है वो हुकूमत को नहीं गिराना चाहते, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर तब्दील करना चाहते हैं। कि सियासी निजाम को वो कबूल कर रहे हैं, पार्लियामेंट को कबूल कर रहे हैं, इसी सियासी निजाम ये दावा तो सलमान साहब, ये दावा तो बहुत पहले से था कि वजीर आजम -1 का फॉर्मूला लेकर आएंगे। ये बात भी हुई थी, आपको याद होगा। फिर वजीर आजम जो है वो चले जाएं और उनके साथ सेलेक्टेड का लफ्ज ऑपोजिशन यूज करती है और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। तो ये बात तो पहले से भी की जा रही है। देखिए बात ये सीमन, ये तो कहते हैं कि ये असेंबली जाली है, वो तो कहते हैं कि नए इंतखाबात करवाए जाए, वो सिर्फ इमरान खान की तब्दीली नहीं चाहते जी। वो तो ये कह रहे हैं चले सियासी जमातें सियासी बयानात ना दें तो सलमान साहब बातें मुकम्मल कैसे होंगी? वो सियासत तो करनी है, वो अपोजिशन ने भी करनी है, वो गवर्नमेंट ने भी करनी है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि आइंदा क्या होगा। जी देखिए सियासत तो हुकूमत भी कर रही है ना, बहुत सी चीजों पर अपोजिशन भी कर रही है, लेकिन हमें एनालिसिस करना है कि हुकूमत कहां खड़ी है और अपोजिशन कहां खड़ी है। ये जो दावा अपोजिशन ने किया था कि हम 31 जनवरी तक इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे, वो मुझे अभी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सेनेट के इंतखाबात के बाद देखा जाएगा कि मामला क्या है। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इस पूरे सिनेरियो में अभी तक के सेनेट इंतखाबात सिर्फ आपको नजर आ रहे हैं, आपको लॉन्ग मार्च नजर नहीं आ रहा, इस्तीफे नजर नहीं आ रहे, तहरीक अदम एतमाद का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। और फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जुरिडिक्शन है कि वो सारे केसेस को एक साथ डील करे या अलग अलग डील करे। आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची में जारी 2 टेस्ट क्रिकेट मैचों की सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को पहली इनिंग्स में 220 रन पर आउट करने वाली पाकिस्तानी टीम खुद अपनी पहली इनिंग्स में शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई। पहले दिन के खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 4 विकेटों का नुकसान पर 33 रन बनाए। क्रीज पर अजहर अली और फवाद आलम मौजूद थे और पाकिस्तानी टीम का आगाज अच्छा नहीं था। इसके दोनों ओपनर्स 15 के मजमूई स्कोर पर पवेलियन से वापस लौट गए। आउट होने वाले पहले बल्लेबाज आबिद अली थे जो 4 रन बना सके, जबकि अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले इमरान बट के टेस्ट करियर की पहली इनिंग सिर्फ 9 रन पर तमाम हुई। ये वही एग्जैक्ट बात है जो मैं पिछले 3 दिन से कर रही हूं कि आपने ओपनर्स में ही ऐसे प्लेयर्स को रखा जिनके डेब्यू हैं टेस्ट क्रिकेट। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आपको नर्व्स के साथ खेलना पड़ता है, स्किल्स के साथ साथ, और आपने अपनी ओपनिंग ऑर्डर में ही वो रिस्क लिया जो कि पहली इनिंग में तो नाकाम होता हुआ नजर आया। इस पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम। हाशमी साहब, बॉलिंग तो हमारी काफी अच्छी रही, लेकिन बैटिंग ऑर्डर अभी तक का बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। स्कोर भी कम है, इमरान बट नहीं चल सके, आबिद अली तो पहले ही, इमरान बट पहली दफा खेल रहे थे, वो नहीं चल सके, आबिद अली भी 4 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। क्या कहेंगे आप कल एक दिन के मैच को? देखें, पाकिस्तान का जो एक बड़ा मसला है वो ओपनर्स का है। अभी तक कोई ऐसी जोड़ी जो है वो मुस्तनद नहीं हो सकी या जो क्लिक नहीं कर सकी जैसे माजी में हुआ करते थे। पेयर्स होते थे ओपनर्स के, बड़े अच्छे रन करते थे। ये नए लड़के हैं। आबिद भी अभी इनका ये 9वां टेस्ट है, तो आप उनको नया ही कह सकते हैं, लेकिन आखिर 8 मैचेस का तजुर्बा भी है उनके साथ। तो उनकी प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो रही है कि उनका क्रीज से बाहर निकल के वो ठीक से खेल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से रन नहीं हो रहे। और जहां तक इमरान की बात है, डोमेस्टिक में तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। 10 सेंचुरियां उनकी एक तरफ से हैं, 8 एक तरफ से हैं, 214 रन उनका हाईएस्ट है और वो बहुत अच्छा मतलब खेल रहे हैं डोमेस्टिक में, तो उसी बुनियाद पर उनको लाया गया है। लेकिन आप देखें ना कि उनके आगे जो बॉलर है रुबादा, वो इंटरनेशनल स्विंगर हैं इतने बड़े, तो इतने बड़े। That's my exact point. हाशमी साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छे खेलने का मतलब ये तो नहीं है कि आप टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकते हैं, और टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में सबसे ऊंचा रैंक होता है। तो ऐसा नहीं लगता कि जिन्होंने टीम को सेलेक्ट किया है उन्होंने इन पॉइंट्स को जेरे गौर नहीं रखा? मुझ जैसी नालायक जिसको क्रिकेट का शायद बहुत लिमिटेड पता हो, इवन आई अंडरस्टैंड दिस कि आप न्यू कमर्स को जब मौका दे रहे हैं तो आप कुछ अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करें।
देखिए सीमल, आप पिछले 3 प्रोग्राम्स में यही बात कह रही हैं और ये बात ठीक भी है, लेकिन क्या आपकी बात का ये मतलब लिया जाए कि सईद अनवर और जो दूसरे उनके ओपनर्स थे साथ में सोहेल, आमिर सोहेल जो हैं, वही मुस्तकिल पाकिस्तान के साथ रहते, कोई दूसरा ना आता? नए ने तो आना ही है, और जब कोई नया आता है तो वो सीखता है आकर। अभी किसी एक पेयर को आप मुस्नद कर दें। अच्छा, मैं यहाँ एक ऐड करना चाहूंगा बात ओपनर के हवाले से। अभी खुर्रम मंजूर हमारे यहाँ एक ओपनर हैं, उन्होंने 27 सेंचुरियां बनाई हैं ए लिस्ट मैच में, और सईद अनवर का उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो ये बंदा काफी अरसा से टीम से बाहर है। अच्छा, इनको उन्होंने खिलाया भी था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर वो कुछ ही कारकर्दगी नहीं दिखा सके। लेकिन अगर उनको तसलसल के साथ खिलाया जाता तो शायद आज एक ओपनर हमारे साथ होते। इसी तरह आपके ही चैनल के एक एनालिस्ट इमरान फरद जो हैं, वो कल इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए हैं। ओपनर हैं, बड़े होनहार खिलाड़ी थे, लेकिन उनको भी उन्होंने इसी तरह से जाया किया। तो ये बात जिम्मेदारी की बनती है सिलेक्टर्स की कि वो सिलेक्ट करने से पहले इन चीजों का ख्याल रखें। तो फिर इसका मतलब है हाशमी साहब, इसका मतलब ये है कि नए लड़कों को चांस देते रहें, वो सीखते रहें, और तब तक जो हम सीरीज हार रहे हैं या हमारी ओवरऑल टेस्ट रैंकिंग पर फर्क पड़ रहा है, उसमें हम ना दुख का इजहार करें, ना एक्सपेक्टेशंस रखें, और ना ही ये सोचें कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। हम ये सोच लें कि नए लोगों को मौका दिया और उनको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, तो तब तक भूल जाएं कि हम अपनी रैंकिंग बेहतर कर सकेंगे या सीरीज में कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। थोड़ा सा वक्त देना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है कि अभी हम साउथ के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और उसके बाद एक तवील वक्फा आएगा, फिर 2 टेस्ट आ जाएंगे, फिर तवील वक्फा आएगा। इस तरह हमें मतलब ज्यादा मैचेस भी तो नहीं मिल रहे ना, तो जिसकी वजह से प्रैक्टिस का वो मौका नहीं मिल रहा, तसलसल नहीं मिल रहा। तो थोड़ा वक्त तो देना ही पड़ेगा। इनकी सलाहियतों पे कोई शक नहीं है। चले, थोड़ा वक्त दे दिया। मैं थोड़ा ज्यादा हार्श हो रही थी, चले थोड़ा वक्त दे दिया, लेकिन मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, एज अ क्रिकेट फैन भी दिल दुखता है कि मतलब बॉलिंग साइड हमारी स्ट्रांग रही, अच्छा खेल लिया, लेकिन अपनी दफा हम परफॉर्म नहीं कर सके। बाबर आजम को क्या हुआ? हाशमी साहब कप्तान हैं, बड़ी उम्मीदें थी, मतलब स्कोर्स उनका कुछ भी नहीं था, पवेलियन वापस लौट गए। वो महराज की गेंद पर आउट हुए, गेंद बहुत अच्छी पड़ी थी, और किसी भी अच्छी गेंद पर कोई भी बल्लेबाज आउट हो जाता है। तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। अब आप उनको देखें ना कि इतने बड़े बल्लेबाज हैं, वो एक अच्छी गेंद पर आउट हो गए। तो इमरान तो भी बिल्कुल पहला ही उनका मैच था, इमरान भट्ट का, तो वो भी एक अच्छी गेंद पर ही आउट हुए। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने 2 कैच भी लिए हैं, और पाकिस्तान की फील्डिंग कल कंपैरेटिवली बहुत अच्छी रही। ये वक्त के साथ चीजें आती हैं। इंशाल्लाह ताला अभी हमारे पास हैं 6 विकेटें, हम रन बना सकते हैं, 220 रन ज्यादा नहीं है। अभी आपको बाकी बच जाने वाले खिलाड़ियों में से किस किस से उम्मीदें हैं, और फिर कल मैं देखूंगी कि आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया या आपकी उम्मीदें बढ़ आई, लेकिन बचने वाले खिलाड़ियों में अजहर अली के अलावा आपको किस किस से उम्मीद है? देखिए, एज एनालिस्ट मैं जो देख रहा हूँ कि मुझे अजहर और फवाद दोनों कल बहुत अच्छे नजर आए कि मुझे लगता है कि वो जम कर खेलेंगे। यहाँ ये गलती हुई कि नाइट बैट्समैन पर हमें नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि अभी कुछ ओवर्स पड़े हुए थे तो फवाद को ही भेज देते, इस तरह से 1 विकेट बच जाती। हालांकि शाहीन नीचे जाते हैं, कोई इतने ज्यादा रन नहीं करते, लेकिन जब हम देखते हैं ना कि 4 विकेटों पर इतने रन बन चुके हैं, 33 रन बनाकर आउट होगी टीम हमारी 4 विकेटों पे, तो वो एक धचका सा लगता है कि यार 4 विकेटें चले गई हैं। हालांकि अगर शाहीन ना आती तो फिर 3 विकेटें होनी थी। तो ये थोड़ा सा है, कप्तान को चाहिए था कि वहां पर फवाद को ही भेजते, क्योंकि अभी कुछ ओवर बाकी बचे हुए थे। बाकी इंशाल्लाह बेहतर है, कोई मसला नहीं है। क्रिकेट में ऐसा होता ही रहता है, और बड़ी टीम के खिलाफ हम खेल रहे हैं। बड़ी टीम के खिलाफ हम खेल रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं खेल रहे। बहरहाल आप पर उम्मीद है, तो चले आपके ऑब्वियसली आपके तज्जिए जो है वो फैक्ट्स पर बेस करते हैं, लेकिन वहीं पर मैं ये भी याद करा दूं कि अभी तक हम सिर्फ 1 टेस्ट सीरीज जो है वो जीत सके हैं, और 3 जो है वो ड्रॉ हुई। आप ही ने कल ये फिगर्स दिए थे, और 7 जो है वो हम हारे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, चले हम भी उम्मीद लगा लेते हैं। मैं अपनी उम्मीद आपके साथ बांध लेती हूँ, और देखते हैं कि आने वाले इस एक मैच, 2 मैचेस की सीरीज है, लेकिन इस एक मैच में हम कैसा परफॉर्म करते हैं, इस पर तो हम फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और हाशमी साहब तो काफी पुरुमीद नजर आ रहे हैं। और फिर पुरुमीद जब हमारे होते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, तो सबसे ज्यादा पता है क्या होता है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैच होता है, हम स्क्रीन के सामने बैठकर दुआएं कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर ले, आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक रहे होते हैं अपनी टीम के ऊपर। मैंने खुद किया हुआ है, और मुझे ये बड़ा क्यूट भी लगता है शायकीन की तरफ से कि वो किस तरह अपने प्लेयर्स के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। तो आई रियली होप कि ये अच्छा परफॉर्म करें। और इसी के साथ फरजंदाने इस्लाम को एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी खबर भी आप देते चलें।
कि सऊदी अरब के माहिरीन फल्कियात ने एक पूरा तज्जिया निकाला है और इस तज्जिए और फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक चांद जो है वो खाना काबा के ऐन ऊपर जब आएगा वो तारीख और दिन का ऐलान कर दिया गया है। 16वां बरस 2021 में पहला अपनी नौयत का मुनफरिद ये वाकया 28 जनवरी बरोज जुमेरात पेश आएगा, यानी कि कल। और इसमें जो बैतुल्लाह शरीफ है यानी कि खाना काबा है, इसके बिल्कुल ऊपर जो है वो चांद आ जाएगा। सो खाना काबा इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ और मून जब बिल्कुल उसके ऊपर आ जाएगा तो हर सू इक्वल रोशनी होगी। और ऐसे कहा जाता है कि इस मौका पर जो है वो दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सब के हालतों पर रहम करे, पूरी दुनिया में अपनी रहमत का साया बरकरार रखे। और टाइम जो है वो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में जुमेरात की शब सऊदी अरब के मकामी वक्त के मुताबिक रात 10:16 पर चांद जो है वो ऐन खाना काबा के ऊपर होगा। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि खाना काबा की छत की सफाई जो है वो रिकॉर्ड 40 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल कर ली गई। और जो लोग खाना काबा गए हैं उन्होंने ये देखा होगा कि खाना काबा की जो सफाई का एक पूरा सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होता है, कभी तवाफ़ नहीं रुका। कोविड से पहले की सिचुएशन पर हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली अभी तो लिमिटेड लोग वहाँ पर मौजूद हैं, आज़मीन वहाँ मौजूद हैं जो तवाफ़ कर रहे होते हैं, उम्रा कर रहे होते हैं, लेकिन एक सिस्टम है पूरा सफाई का। जो लोग एक दायरे की सूरत में आते हैं विद ऑल द स्टेप्स और उसी तवाफ़ और उन्हीं तमाम जो रिचुअल्स हम अदा कर रहे होते हैं उसके बीच में ही वो सफाई कर रहे होते हैं। लेकिन देयर कम्स अ टाइम जहां आपने खाना काबा की छत की सफाई करनी होती है, तो ये मनाजर आप देख रहे हैं और सोचिए कि किस कदर खुशनसीब ये लोग हैं कि गिलाफ काबा को साफ कर रहे हैं और खाना काबा की छत की सफाई की है, क्योंकि हालिया कुछ अरसे में बारिशें भी हुई हैं और काफ़ी बारिशें भी हुई हैं। तो कोविड SOPs को फॉलो करते हुए तवाफ का सिलसिला जारी है और खाना काबा की छत 40 मिनट में साफ कर ली गई। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और सुभान अल्लाह जी, अल्लाह ताला हम सबको खाना काबा की ज़ियारत नसीब करे और ज़रूर वहाँ पर जाना जो है वो हम सब के नसीब में लिखे। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, उधर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और कल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अहाते जो हैं वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रहे थे, मुजाहिरीन प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट जो है इसका सिलसिला कई दिनों से जारी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमने ऑनलाइन एग्जाम्स लिए हैं तो ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो ऑनलाइन एग्जाम्स ही देंगे। ये मनाजर आप देख रहे हैं लाहौर के एक यूनिवर्सिटी के बाहर, जहाँ पर गुंडागर्द अनासर आए और उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। और ये लोग स्टूडेंट्स तो हो नहीं सकते, आप देखिए कैसे धक्कम पेल की जा रही है, किस तरह से धक्के दिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। और ये जो है उसका फिर रिएक्शन भी आया, इनको मुंतशिर करने के लिए जो है वो तमाम जो भी इकदाम होते हैं वो उठाए गए। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में हायर एजुकेशन कमीशन के सामने भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा जो हैं वो ऑनलाइन इम्तहानात के लिए सरापा एहतजाज रहे। उधर AGC के अंदर चेयरमैन के ज़िले सदारत इजलास में ऑनलाइन इम्तहानात से मुतालिक तजावीज़ पर भी गौर किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के बाहर तलबा ऑनलाइन इम्तहानात लेने से मुतालिक एहतजाज कर रहे थे और फिर करीबन 300 से 350 तलबा निजी यूनिवर्सिटी के बाहर आए और सुबह से ही एहतजाज का सिलसिला ये जारी था कि एकदम से कुछ ऐसे अनासर, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि इन सिचुएशंस का वो फ़ायदा उठा लेते हैं, कि उन्होंने अटैक कर दिया और एक दूसरे के ऊपर पथराव का सिनेरियो रहा। फिर हमने ये भी देखा कि गेट जो है वो फलांगने की कोशिश की गई, तोड़कर अंदर दाखिल करने की कोशिश की गई। अब ये मनाजर जो आप लाहौर के देख रहे हैं ये सिर्फ लाहौर के नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पर ये प्रोटेस्ट हुए हैं जी। फैसलाबाद के बाहर पुलिस मुजाहिरीन के अंदर झड़पें जो हैं वो हमने देखी हैं। फिर इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान तलबा बाहर निकल आए। ये जो डिमांड की जा रही है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ही देने हैं, पूरे सेमेस्टर हम नहीं शरीक हो सके क्लासेस में, तो फिर हम कैसे जाकर पेपर दें? क्या ये जस्टिफाइड है डिमांड या नहीं है? एक एजुकेशनिस्ट और ख़ास तौर पर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इसको कैसा समझते हैं, क्या देखते हैं? क्योंकि शफकत महमूद साहब से पहले ये डिमांड की जा रही थी, जो वज़ीर तालीम है, उन्होंने तो
बाकायदा तौर पर ये कह दिया कि एचईसी और वीसीज जो है यूनिवर्सिटीज के वो डिसाइड करेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी देखा जाएगा कि क्या हमारी फिजिबिलिटी है या नहीं है। ऑल्सो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कैसे पॉसिबल हो सकता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वही स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे कि हमारे दूर दराज और दूर रफ्तार के इलाकों में इंटरनेट की सर्विस मौजूद नहीं है, तुलबा क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन एग्जाम तो यकसा तरीके से होगा ना? क्या सबके पास इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा तब? क्या सबके पास वो गैजेट्स, लैपटॉप्स, जो भी कंप्यूटर्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे जो ऑनलाइन क्लासेस के वक्त अवेलेबल नहीं थे? अब समझ नहीं आ रही है कि स्टूडेंट्स असल में चाह क्या रहे हैं, किस तरह वो ऑनलाइन एग्जाम देना चाह रहे हैं। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से वीसी डॉक्टर मुख्तार साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, इस सारे मामले को आप कैसा देखते हैं? स्टूडेंट्स पकड़ में नहीं आ रहे, प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है, ऑनलाइन एग्जाम्स कह रहे हैं कि जी हमारे लिए, और फिर कुछ गुंडागर्द अनासर शामिल हो जाते हैं प्रोटेस्ट में, और जो सिनेरियो रहा वो हमने कल भी देखा, परसों भी देखा। ये मुसलसल एक तहरीक जो है वो ऐसा लग रहा है कि चलती चली जा रही है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं स्टूडेंट्स को अपने बेटे बेटियों का दर्जा देता हूं, और गुंडा अनासिर का इसमें आना दैट इज ए वेरी सैड, और इसको बड़ा स्ट्रिक्टली हैंडल किया जाना चाहिए जी। अब अगर हम आते हैं ऑनलाइन एग्जाम की तरफ, तो मेरे ख्याल में इसमें हमारे से थोड़ी सी एक, जिसे मैं कह सकता हूं कि आई ऑलवेज, जब मैं कामयाब नहीं होता तो आई ऑलवेज एवेल्युएट माई सेल्फ। जब हमने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था तो उसी वक्त हम ये भी सोच लेते कि अगर लेट्स से कि कोविड की सिचुएशन यही रहती है तो हम ऑनलाइन एग्जाम कैसे लेंगे। एंड लेट मी शेयर विद यू, ऑनलाइन एग्जाम इज टफर देन इन क्लास एग्जाम। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा सिस्टम जो है ना ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जाम के लिए डेवलप किया है कि आप कंप्यूटर पर इम्तिहान देते हुए आप राइट साइड पर देखें, आपको कंप्यूटर शट ऑफ कर देगा और आपको राइट अवे जो है ना फेलियर नोटिस मिल जाएगा। जी जी जी। तो उसके लिए सिंपल एप्स हैं, आई विश कि हम पहले डेवलप कर लेते, लेकिन क्योंकि हम इस वक्त रेडी नहीं हैं, तो ये हमारे बेटे बेटियों को, स्टूडेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि हमारी ये कैपेसिटी नहीं है। दे शुड कम इन द यूनिवर्सिटी, दे शुड अपीयर इन द एग्जाम, दे शुड गेट एवेल्युएटेड। आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि बगैर पढ़े या बगैर समझे जो है ना किसी सब्जेक्ट को आप पास कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, और हमें ये पहले कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे ये कहिएगा कि आपको याद होगा जब ऑनलाइन क्लासेस मजबूरन, किसी ने शौक से या जबरदस्ती नहीं किया था, मजबूरन कोविड की सिचुएशन के हवाले से हमें ऑनलाइन क्लासेस पर जाना पड़ा, तब भी आपको याद होगा स्टूडेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जी हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास गैजेट्स नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, टैबलेट्स नहीं है, हम कैसे क्लासेस अटेंड करें। अब यही स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम लें, तो कैसे देंगे ये ऑनलाइन एग्जाम? मुझे ये डबल स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का समझ नहीं आया। देखिए जी, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि मैं स्टूडेंट्स को बेटे बेटियों का दर्जा देता हूं, सो वी नो कि हमारे बच्चे जो है ना, हम उनमें वो एथिकल वैल्यूज नहीं डेवलप कर पा रहे कि वो सिस्टम को सही तरीके से समझें, सो इसलिए उनकी भी ट्रेनिंग की जरूरत है। और ऑनलाइन एजुकेशन की अगर आप बात करती हैं तो ये एक नेसेसिटी बन चुकी है। यूएसए में सिंस 1980 यूनिवर्सिटियों ने ये शुरू कर दिया था कि अब हमें ऑनलाइन मोड में जाना है। ये कोविड-19 की अराइवल ने बेसिकली इस ऑनलाइन सिस्टम को और क्लोज कर दिया है, जल्दी कर दिया है। पाकिस्तान में हम अपने अगर निजाम तालीम को देखें तो हम थोड़ा सा पीछे, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम पीछे रहे हैं। देखिए जी, हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, हमारी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, दे आर डूइंग द ग्रेट जॉब। उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, और आई थिंक वर्चुअल यूनिवर्सिटी लेती है ऑनलाइन एग्जाम। आई थिंक आई मीन इफ द स्टूडेंट्स आर वेरी मच एडमेंट तो उनको उस सिस्टम पर लाया जा सकता है। लेकिन वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड द स्टूडेंट कि ऑनलाइन एग्जाम टफ है, ऑनलाइन एग्जाम एग्जैक्टली टफ है। और जो विजिलेंस वो होते हैं ना कि देख रहे होते हैं, या कंट्रोलर एग्जाम्स होते हैं, उनसे तो फिर भी आप थोड़ा सा बच जाते हैं। इवन आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ गिविंग ऑनलाइन एग्जाम। इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि यू जस्ट हैव टू लुक इन द स्क्रीन। मेरी एक कजन है सर, और चाइना यूनिवर्सिटी से वो पूरा अपना सेमेस्टर क्लियर कर रही थी, बट फॉर्चुनेटली शी वाज हियर एंड देन कोविड स्टार्टेड, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। सो शी गेव ऑनलाइन एग्जाम, और आप यकीन जानिए इट वाज सो टफ दैट शी कुडंट इवन स्पीक, क्योंकि टाइमर मुसलसल चल रहा होता है। शी कुडंट लुक अराउंड, और आपको बस फोकस होके
जितना भी टाइम था उसका उस पे पेपर ही देना है। अब मुझे ये कहिएगा, आपने बड़े क्लियरली ये बोल दिया कि वी आर नॉट रेडी फॉर ऑनलाइन एग्जाम्स और ना ही हमने इसके ऊपर कोई काम किया था, एंड नाउ इज द टाइम फॉर एग्जाम्स। तो पॉसिबिलिटी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है ऑनलाइन एग्जाम्स की? जो HEC और VC की मीटिंग्स चल रही हैं उसमें कुछ स्टूडेंट्स के इन प्रोटेस्ट का कुछ फायदा नहीं होने वाला, ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए कोई अग्री नहीं कर रहा? देखिए जी, इसके लिए मिक्स सिचुएशन है और आपने ये जो एक्सप्लेनेशन दे दी, मेरे ख्याल में हमारी यूथ को समझना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आता है, टाइमर साथ चल रहा होता है, आप पीछे आगे नहीं जा सकते। अगर आपका कोई क्वेश्चन जो है ना, यू लेटर ऑन थिंक कि मैं गलत कर बैठा हूं या बैठी हूं, तो उसको सही कर सकें। सो दैट इज द टफर वन। और जहां तक ये सिलसिला है कि आई कैन वेरी से विद कॉन्फिडेंस कि अभी हम रेडी नहीं हैं, और डेफिनेटली मेरे ख्याल में हायर एजुकेशन सिस्टम हमारे दे विल बी वर्किंग ऑन दिस वन। अब ये स्टूडेंट की डिमांड आ गई है तो आई थिंक द टाइम विल कम, फिर स्टूडेंट कहेंगे कि हमने ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना, अब जो है ना इन क्लास एग्जाम होने चाहिए। सही। अच्छा सर, यू आर एन एजुकेशनिस्ट एज वेल, तो डॉक्टर साहब मुझे जरा थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये स्टूडेंट्स डिमांड कर क्यों रहे हैं? व्हाट डू दे थिंक कि ऑनलाइन एग्जाम्स बहुत आसान होंगे? उनके जहन में क्या है? ये इतने मैसिव लेवल पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, HEC के सामने, लाहौर में जो कल हुआ आपने देखा, और जब तसादुम होता है तो फिर चोट भी लगती है, इंसिडेंट्स भी होते हैं, व्हाई दे आर डिमांड, जिद क्यों बना ली है स्टूडेंट्स ने? आपको क्या समझ आ रहा है? This is unfortunate. मेरे ख्याल में certain miscreants they might be inciting the students, क्योंकि हमारी जो youth जो है ना, sometime they become directionless. मेरे ख्याल में जितने भी जो अच्छे students हैं, those who want to excel in their life, they are not the one, they will be part of this one. इनमें चंद एक थोड़े से अनासर होते हैं जिसमें से नेगेटिव एलिमेंट्स उनके साथ मिलकर जो है ना सिचुएशन को द वे यू शोड इट कि जो कल होता रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज करना चाहूँ कि मेरे ख्याल में कुछ यूनिवर्सिटीज में, आज सुबह मैं देख रहा था, जैसे KPK की कुछ यूनिवर्सिटीज ने अब ये ऑनलाइन एग्जाम जो है ना अलाउ कर रहे हैं, इफ दे आर डिमांडिंग ऑन दैट साइड। और जैसा कि मेरे ख्याल में हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब ने भी बता दिया कि यूनिवर्सिटीज शुड डू बाय देमसेल्फ कि उन्होंने क्या करना है इसमें, एंड दैट इज ए वेरी वैलिड, क्योंकि एजुकेशनिस्ट को, सिस्टम को, ये गवर्नमेंट का काम तो नहीं है कि अब वो ये भी देखने बैठ जाए कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे करना है, क्या करना है, या एग्जाम ऑनलाइन होगा, इन क्लास होगा। सो आई थिंक आई मीन इट्स टाइम टू गेट द थिंग्स रिजॉल्व। स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन की तरफ आप आ गए, तो फिर कम्युनिकेशन किसके साथ होनी चाहिए? इनके कोई लीडर्स तो है नहीं, कोई ऐसी फेडरेशंस नहीं है जो कर रही हैं, ये तो अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कुछ लोग आते हैं, गुंडागर्द लोग आते हैं, वो इस सिचुएशन का फायदा उठा लेते हैं, जिससे स्टूडेंट भी बदनाम हो रहा है, इदारे के ऊपर भी सवाल आ रहे हैं। तो ये तो पूरी एक सिचुएशन को मजीद खराब किया जा रहा है, और जो फायदा उठा रहे हैं, जो इस चीज के ऊपर सियासत कर रहे हैं, वो पता नहीं है कि कौन से अनासर है। तो मुज़ाकरात या बैठकर टेबल टॉक कहाँ होगी? हर स्टूडेंट्स के साथ होगी या कुछ फाइंड आउट किया जाएगा? देखिए जी, ये जितने भी हमारे टीचर्स हजरात हैं या जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनका अपने स्टूडेंट पर कंट्रोल होता है, एंड आई थिंक एज ए कम्युनिटी टीचर शुड गेट इन्वॉल्व, स्टूडेंट शुड गेट इन्वॉल्व। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, दोज हु वांट टू एक्सेल इन देयर लाइफ, और ये जो माइनर फ्रैक्शन है, आई थिंक दे विल ऑटोमेटिकली बी ऑन द साइड। So that is the way to, I don't think there is any way कि इसमें कोई लीडरशिप से बात की जाए। स्टूडेंट आपके बेटे बेटियां हैं, every university should put their good effort to take care of that one। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आपकी सजेशन भी काफी मैच्योर है कि स्टूडेंट से बात की जाए, उन्हें समझाया जाए, बजाय इसके कि फरीक बना दिया जाए और उनको उनके ओपोनेंट के तौर पर खड़ा हो जाया जाए। और आपकी ये बात भी बिल्कुल ठीक है, एंड आई 100% अग्री, ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज टफ। और आपने फोर्स भी कर दिया कि एक दफा इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दे दिया तो फिर उन्होंने डिमांड करनी है कि हमने ऑनलाइन एग्जाम कमी नहीं देना, हमसे फिजिकल एग्जाम जो है ना वो यूनिवर्सिटी कैंपस में लिया जाए। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस, एंड आई थिंक कुछ
टाइम में ये अनाउंस भी होगा कि HEC और VCs की जो इजलास चल रहे हैं उसमें क्या डिसीजन होता है और किस तरह से इस तमाम इशू को टैकल किया जाता है। बट आई थिंक ही इज़ राइट, कुछ वर्कशॉप्स हों, कुछ सेमिनार्स हों, तमाम स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया जाए पर्टिकुलर जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, और फिर उनसे बात की जाए, उनके क्वेश्चंस लिए जाएँ, उनको समझाया जाए या कुछ उनकी समझी जाए। आई थिंक ये सिचुएशन गेट आउट ऑफ हैंड व्हेन वी डोंट टॉक। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, फरीक नहीं बनाना चाहिए। और बार बार डॉक्टर साहब जो VC स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे कि हमें उनको ओपोनेंट के तौर पर ट्रीट नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें स्टूडेंट्स के तौर पर ट्रीट करना चाहिए ताकि हम उनकी इस चीज़ में भी ग्रूमिंग कर सकें और तरबियत कर सकें। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और एक और खबर आपको देंगे। लाहौर का बड़ा एजाज, 4 जामियात आलमी रैंकिंग में शामिल हो गई हैं जी। यूनिवर्सिटीज़ की नई आलमी दर्जाबंदी की फहरिस्त जो जारी की गई है 2021 के लिए उसमें लाहौर की 4 यूनिवर्सिटीज़ को दुनिया की 1000 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। लम्स को लाहौर में नंबर 1 करार दिया गया है। हम लाहौर में ही मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से अगर कंपैरिजन करें तो लम्स यूनिवर्सिटी को नंबर 1 करार दिया गया है। पहली 1000 यूनिवर्सिटीज़ में लाहौर की ये जो 4 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हुई हैं उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी UET है, पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है जी, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ। कॉमसेट यूनिवर्सिटी जो है वो भी इस आलमी रैंकिंग में शामिल है और दुनिया की पहली 1000 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की इस फहरिस्त में ओवरऑल अगर जिक्र करें तो पाकिस्तान की 7 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, जिनमें नस्ट पहले नंबर पर है, कायद आजम यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस का नाम जो है वो भी इसमें शामिल किया गया है। सो ये तो था जी गुड न्यूज़। 1000 यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आई है, लेकिन विद इन लाहौर अगर बात करें तो लम्स नंबर 1 पर है। ओवरऑल पाकिस्तान का जिक्र करें तो नस्ट जो है वो नंबर 1 पर है। सो इसी के साथ अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में सिनेरियो क्या रहता है। स्टूडेंट और यूनिवर्सिटीज़ के ये जो प्रोटेस्ट का सिलसिला चल रहा है इस पर मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो जो फिजिकल एग्जाम्स है क्या उनकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी या नहीं की जाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएंगे मारूफ गुलकारा हदीका कयानी की कवाली जाने इस दिल को बेहद पसंद किया जा रहा है और ये कवाली रिलीज होते ही मद्दाहों में मकबूल हो गई। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इसके ऊपर कमेंट्स भी जारी थे और जाने इस दिल को गुज़िश्ता रोज़ यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया। इसमें मौसीकी मारूफ तबला नवाज उस्ताद दिलदार हुसैन ने तरतीब दी है, जबकि वीडियो की जो हदायत हैं वो अब्दुल्ला हारिस ने दी हैं। मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन ने इसे प्रोड्यूस किया है और कवाली को अब तक 14 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो देख चुके हैं। और गुज़श्ता रोज़ इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी कवाली के हवाले से बताया है कि ये माँ जो है वो ख्वाब जैसा है और मेरी पहली कवाली जाने इस दिल को रिलीज़ कर दिया गया और मुझे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के धुन तरतीब देते हुए तबला नवाज उस्ताद दिलदार खान ने ताउन किया। और हम ज़्यादा बात कर रहे हैं इस कवाली के ऊपर लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। खूबसूरत स्टाइल, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा वफा अगर होगा, क्या ज़बरदस्त लिरिक्स और आगाज़ इस कवाली का। तो अगर अभी तक आपने नहीं सुना तो ज़रूर जाकर सुने। एंड गुड अटेम्प्ट हदीका कयानी साहिबा, आप जब भी कुछ नया करती हैं आपको हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि वो डिफरेंट और यूनिक होता है और आपने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि आप जो है वो कुछ डिफरेंट करना चाहती हैं हमेशा से ही और आप कर भी रही हैं। वेल एनीवेज, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों ने अपने लाइफ गोल्स बचपन में ही होते हैं। वो बचपन जब मैं अगर सोचूं तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं उस वक्त क्या करती थी। लाइक आई डोंट रिमेंबर कि मैं 7 साल की थी, 8 साल की थी तो मेरा पैशन या मेरा गोल क्या था या मैंने जिंदगी में क्या सोचा हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं अपनी मन मौजों में लगी रहती थी। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट कि उनको अपने बचपन में 7-8 साल की उम्र का कुछ पता नहीं होता। लेकिन कुछ लोग इतने पैशनेट होते हैं, कुछ बच्चे हमारे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड होते हैं कि आज एक ऐसे ही बच्चे से मैं आपका तारुफ कराऊंगी जिसने 7 साल की उम्र में कंप्यूटर्स, IT, प्रोग्रामिंग और इन तमाम चीज़ों में दिलचस्पी लेना शुरू की और अब जबकि वो माशाल्लाह 14 साल के हो गए हैं। सो विद इन 7 ईयर यानी कि विद इन नो टाइम उन्होंने IT एक्सपर्ट होने का एजाज़ हासिल कर लिया जी। IT के वो चैंपियन हैं, मुख्तलिफ वीडियो गेम्स बनाई हैं उन्होंने, मुतअद्दिद सॉफ्टवेयर जो हैं वो बना छोड़े हैं, वेबसाइट्स डेवलप की है, प्रोग्रामिंग की है, एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उनका एक प्रोजेक्ट है। इस पर हम बात करेंगे उनसे कि उनको ये ख्याल कैसे आया
उनको हेल्प कौन करता है। और अभी रिसेंटली उन्होंने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, ICS वो कर रहे हैं, बट वो 14 साल के हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है। आई थिंक 14 साल की उम्र में मैं 9th में थी या आई डोंट नो। तो ही टोल्ड मी कि वो माशाल्लाह इतने लाइक हैं कि वो क्लासेस को जल्दी जल्दी प्रमोट करके भी अब जो है वो अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी अमीर शाह, जिन्हें मैं खुशामदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है अमीर आपके? जी मैं ठीक। माशाल्लाह आप टैलेंटेड तो हैं ही, और पोटेंशियल और आपका काम तो हम देख ही रहे थे। अमीर 7 साल की उम्र में ना बच्चों को नहीं पता होता उसने क्या करना है, आपको कैसे पता था आपने कंप्यूटर और IT में एक्सपर्ट होना है? उस वक्त मुझे पता नहीं था इतना, मेरे पाँव में काफ़ी प्रॉब्लम थी। ये उसके बाद 2-3 साल तक स्पैन रहा है, जिसमें मेरे एक पाँव में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा। तो करने के लिए कुछ खास नहीं था, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन चाहिए थी किसी तरह से। तो मैंने उस टाइम ये प्रोग्रामिंग शुरू की थी, वैसे ही एज अ मीन्स ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी इन अ वे। तकलीफ बहुत ज़्यादा थी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हॉबी बढ़ती गई। हॉबी स्लोली पैशन में ग्रो हो गया। उस टाइम तो सिंपल वेबसाइट्स होती थी, पहले गेम डेव की तरफ जाने की कोशिश की, कर नहीं सका। वेबसाइट्स के बाद फिर गया तो फिर इजी हो गया, काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। अच्छा, सबसे पहले क्या किया था आपने? सबसे पहले मैं सिंपल वेबसाइट बनाता था। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मुझे अभी याद है वो मेरा एक ब्लॉग था, ऑनलाइन ही था, वैसे ही लोकल एक ब्लॉग बनाया था। उसमें अपडेट स्क्रैच एप्लीकेशंस थे, अपडेट्स वगैरह होते थे। उसके बाद से फिर आपने कहा कि चलता है अपहिल था उसके बाद। और प्रोफेशनली किसी से सीखा, क्योंकि IT समझना कोई इतना आसान काम नहीं है। मतलब मैंने बड़े आराम से कह दिया जी, गेम्स बनाई हैं जी, वेबसाइट डेवलप की है, सॉफ्टवेयर्स बनाए, ये इतना आसान होता नहीं है, बड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं। एक की इधर से उधर हो जाए तो आपका पूरे का पूरा वो जो वेब है, वो साइट है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। मेरा कहना है कि IT ना अभी जितनी भी फील्ड हम करते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा इजी फील्ड है अंदर जाने के। That's because you have a passion about it. And also because there are millions of tutorials about it, and there's no cost of failure. अगर मैं एक वेबसाइट गलत बनाता हूँ और चलाता हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होगा, मेरा एरर आएगा 403 लाइन पे, मैं जाके ठीक कर लूंगा। ठीक है। यही प्रॉब्लम अगर मेरी इंजीनियरिंग में आती है, हाँ, तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। बड़ी समझदार बात किया आपने, क्योंकि कंप्यूटर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्ट करता है कि कहाँ गलती है, एंड देन यू हैव टू करेक्ट इट। सो आपने ट्यूटोरियल्स देख देख के ये सब कुछ सीखा? जी, इंटरनेट पर ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, और मेरे वहाँ पर एक टीचर होते थे, उन्होंने इंग्लिश में मेरी बहुत हेल्प की थी। तो उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स इंग्लिश में हैं, और अभी इंटरनेट का क्लाइमेट जो है इंग्लिश की तरफ ही ग्रेविटेट करता है ना ज़्यादा। ब्लॉग्स वगैरह और सब कुछ इंग्लिश में होता है, तो फिर ज़्यादा हेल्प उनकी वजह से मिल गई। अच्छा, ये जो आपने वीडियो गेम डेवलप किया, थोड़ा सा ये बताएं, ये कंप्यूटर गेम है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है? जी, जो वीडियो गेम है ना मेरी, एक RPG है, उसमें टर्न बेस्ड कॉम्बैट है। वो ज़्यादातर इस चीज़ पे, जो पहली वीडियो गेम थी वो तो सिंपल थी, एक फैन गेम थी। अच्छा। जो नेक्स्ट वाली थी ना, वो दरअसल हमारे साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। अच्छा। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसमें हम एक डिसेंट इनटू मैडनेस स्टोरी और फिर रिडेम्पशन आर्क है। तो क्या इट्स अ बैटलफील्ड सॉर्ट ऑफ अ गेम? Yeah, I would say it's a better start for a game. It has a base idea that pulling people away from depression. I had a similar phase of depression when I had my leg broken, and it was a very dark phase of my life, and I was very young at the time. उसी चीज़ को आगे लेकर जाते हुए ना, मैंने इस गेम में कि मैं उससे कैसे निकला, उसी आइडिया को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। और जो लोग ये खेलना चाहें, वो कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं? itch.io पे ये गेम अभी अवेलेबल है। अच्छा। It costs $5, but it's not like $20 or so. It's cheap. It's cheap. और अभी लोग खेल रहे हैं इसमें? कितने यूजर्स जो हैं इसको यूज कर रहे हैं? इसमें अभी कुछ ज़्यादा यूजर्स तो नहीं है, लेकिन हमारे पास इतने हैं कि हम एक साइजेबल कम्युनिटी बना सकें। वेरी नाइस। और इसके अलावा आपने एक प्रोग्राम डेवलप किया है जिसमें आपने मेजर लैंग्वेज उर्दू को रखा है, ये कैसे किया आपने, एंड व्हाट इज इट अबाउट, थोड़ा सा बताइएगा। तो अभी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जितने भी ज़्यादातर प्रोग्राम्स हैं ना,
सब हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में। ये न्यू कमर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है जी, या वो किस तरह से अब अपने प्रोग्राम्स लिखेंगे। अब जैसे हम स्कूल जब मैं गया हूँ 10th क्लास से, उन्होंने बेसिक हमारे सामने रखी। कहीं बच्चों को वाइल लूप क्या है इसे समझाने के लिए वाइल कीवर्ड ही समझाना पड़ा, इंग्लिश में वाइल किसे कहते हैं। सही। तो हमें इस लैंग्वेज में मैंने वाइल की तरह लिखा है जबकि। अच्छा। तो ये इजीली लोग को समझ आया, जबकि x 10 से कम है ये काम करो। अच्छा, तो आपने उर्दू में उसको कर दिया कन्वर्ट कि वो सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद ट्रांसलेट होके उर्दू में आ जाएंगी। ये ज़बरदस्त, ये तो बड़ा मज़ेदार काम है। और इसमें मुझे लगता है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये बड़ी एक्सपर्ट उसको लेकर आगे चलती हैं। सो व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, आपने आगे क्या करना है? जी, अभी ये मेरा आगे का प्लान है कि मैं इसी में पहले अपना मास्टर्स करूँगा कंप्यूटर साइंस में। अच्छा। इसके बाद किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में जैसे कि पीएल रिसर्च में या फिर गेम डेवलपमेंट में चला जाऊंगा। इसके लिए आपको पता है आगे कितने एक्सपेंसेस होते हैं इन चीज़ों के। तो जो गवर्नमेंट है मुझे लगता है कि उन्हें टैलेंटेड बच्चों को ना सपोर्ट करना चाहिए इस तरह से। मैं नहीं कह रहा कि मैं गिफ्टेड हूँ, ऑब्वियसली नॉट। गिफ्टेड की बात नहीं होती, बस ये है कि बच्चों ने जिन्होंने अपना पैशन डिस्कवर किया है, बिल्कुल, और जिन्होंने हार्ड वर्क किया है, क्योंकि पैशन डिस्कवर शायद बहुत से लोग कर लेते हैं, बट यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड टू गेट दैट पैशन और ट्रैक। अब मुझे ये बताएं, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? हमारे यहाँ पर बड़े बड़े नाम भी हैं IT एक्सपर्ट्स के जिनका हम जिक्र करते हैं, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सो इंस्पिरेशन लेते हो, बाकी लोगों का काम देखते हो, उन पे नज़र रखते हो कि वो क्या कर रहे हैं? जी, दरअसल मेरे इंस्पिरेशन इतनी इस चीज़ से नहीं आई थी कि लोगों ने कि IT वाले लोगों से इस चीज़ से आई थी कि लोगों ने किस तरह से अपने हार्ड टाइम्स में इन्हें कुछ पॉजिटिव किया है और हार्ड टाइम्स में रहकर पॉजिटिव करते रहे हैं। ये हमारा एग्जाम्पल सबसे बड़े स्टीफन हॉकिंस आते हैं। उनके लिए चलना बहुत मुश्किल था, वो बल्कि चल भी नहीं पाते थे अब तक। तो उनकी डेथ से काफ़ी टाइम पहले तक उनके यहाँ पर माइक्रोफोन लगा होता था, उससे वो बात करते थे, उससे उन्होंने अपने सेमिनार्स कंडक्ट किए। सही। और आपने इंस्पिरेशन ली, वहाँ से मुझे कुछ भी हो सकता है। मतलब आपकी टांग जब टूटी थी और आप पूरा बेड रेस्ट के ऊपर थे और बड़ा मुश्किल वो पीरियड था, तो उसमें यू केम आउट एज अ प्रोडक्टिव पर्सन कि मैं कुछ ज़िंदगी में करना चाहता हूँ, एंड यू फाउंड योर पैशन। अब मुझे ये बताएं कि ये जो हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं, ये जो गेम चल रही है, ये बच्चों के लिए है, क्या एज डिफाइंड भी है? इसमें आप क्या कहेंगे? जो आपने अभी दिखाया था वो तो फॉर ऑल एजेस है। इसके अलावा जो आगे है ना, वो मैं खासकर टीन्स के लिए डेवलप की है, क्योंकि अगर आप राइज देखें ना तो डिप्रेशन और इन प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का तो ये ज़्यादातर टीनेज में होता है। तो टीनेज के लिए ये गेम है। और इम्प्रोवाइज आप करते रहते हो, चीज़ें चेंज करते रहते हो ऑब्वियसली, क्योंकि अपग्रेडेशन तो चल रही होती है कि कोई नई की सीखी आपने एंड यू थिंक यू कैन डू दैट, तो वो भी आप उसके अंदर। मैं ये देख के नहीं करता कि आई कैन डू दैट, मुझे करना चाहिए, इफ आई शुड डू दैट। हाँ, तो ये कौन डिसाइड करता है? घर पे कौन गाइड करता है? आई एम श्योर कुछ ना कुछ जी बड़े गाइडेंस देते ही होंगे। अगर मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आती कि गेम डिज़ाइन में क्या करना चाहिए, तो मेरी बहन है घर पर, वो गाइड करती हैं। मेरे भाई हैं, वो IT एक्सपर्ट है। नहीं, वो जनरल ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं अपने साथ। ज़बरदस्त जी, वेरी नाइस। और अमीर, आई थिंक आपको ये पैशन अपना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, एंड मेक अस प्राउड, मेक पाकिस्तान प्राउड। कहीं ना कहीं आप इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे अगर इसी पैशन के साथ काम करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो ये जी छोटा सा बच्चे साथ मौजूद था। आई एम श्योर इस तरह का टैलेंट जो है वो वेस्टेड नहीं जाता, क्योंकि जब आप पैशन और मेहनत और तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व कर दें, एंड यू रिवॉल्व अराउंड योर दैट हॉबी, जो आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है अपने लिए, करियर के लिए एक ट्रैक सेट कर लिया है, तो उनके लिए दुआएं तो हमारी आएँ, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मैं गवर्नमेंट से अपील भी करना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदारा हमारे बच्चों के टैलेंट को ज़ाया ना होने दें, एंड गवर्नमेंट शुड सपोर्ट सच किड्स जो आगे जाकर ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ओवरऑल दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं। एनीवेज, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज पूरे शो में मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में कोरोना अपडेट्स दी थी और बताया था कि गुज़श्ता 24 घंटों में 74 कोरोना वायरस जो है वो मजीद जाने ले गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और सब्र जमील अता करे तमाम घर वालों को। लेकिन इसके साथ साथ केसेस की तादाद थमने में नहीं आ रही है। 1563 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई है गुज़श्ता 24 घंटों में और हलाकतों की मजमूई तादाद 11,450 तक जा पहुँची है। प्लीज़ खुदारा कोरोना वायरस को सीरियस लें क्योंकि ये एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है जिससे अगर हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से निकल आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके ऊपर इसके इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेयर भी हो सकते हैं। तो हमें उस नहज पर नहीं पहुंचना जिससे बचने के लिए हमें एहतियात करनी है, खासतौर पर उन तमाम यंग लोगों को जो बाहर निकलते हैं, जॉब्स पर जाते हैं, कि वो कैरियर ना बन जाएं और वो वायरस को अपने घर ना ले जाएं जहां पर बुजुर्ग लोग, हमारे बड़े लोग रहते हैं और वो इस वायरस का शिकार ना हो जाएं। आपको बताएं कि इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में सिचुएशन है कोविड की, बहुत तेजी से ये फैल रहा है। ऑल्दो केसेस रिपोर्ट करने की जो रेशो है उसमें हर गुजरते दिन के साथ कमी वाक़ई हो रही है, लेकिन अब देखिए कि नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और सेकेंड वेव में हम जब तक अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, हम SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, हम कोरोना वायरस से नहीं बच सकेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारा अगला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं समझती हूँ जितनी बात की जाए कम है और उसकी वजह भी ये है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पर ये इशू बहुत ज़्यादा है। जच्चा और बच्चा के मसाइल, जच्चा और बच्चा से मेरी मुराद प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम्स हैं। प्रेगनेंसी में ख़वातीन को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हम मिस कर देते हैं, और हमारे जो सबर्ब्स के एरियाज़ हैं, हमारे जो मेन सिटीज़ हैं, वहाँ शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जितने रूरल एरियाज़ हैं या दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर ये मसाइल आते हैं, वो क्यों आते हैं, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या कहती हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर्स अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ AMS मौजूद हैं, फातिमा जना कैंपस शहबाज शरीफ, DHQ मुल्तान से डॉक्टर गजाला सफदर, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, आप गायनिकोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी पूरी प्रैक्टिस के दौरान बहुत से ऐसे सिनेरियोज देखे होंगे जिसमें आपने दिल में सोचा होगा कि अगर ये खातून पहले आ जाती या थोड़ा पहले से चेकअप शुरू करा देती, ये चीज़ हमें पहले पता होती तो या हम बच्चे को बचा सकते थे या उस खातून को अनफॉर्चुनेटली बचा सकते थे, क्योंकि जो हमारी मैटरनिटी डेथ रेशो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान में नंबर्स या फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ अच्छे नहीं हैं। क्या वजह है कि आज भी हम प्रेगनेंसी में कितना अनफॉर्चुनेट है कि या तो बच्चे को खो देते हैं या माँ जो उस बच्चे को पैदा कर रही होती है वो इस दुनिया में नहीं रहती? मसला ये है कि हम काफ़ी अर्सा से हम उस पे MNCH सर्विसेज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, LHVs हैं, हमारे अपने डॉक्टर्स हैं। अब तो तकरीबन मेरे ख्याल में हर BHU RHC पे हमारी WMO, W हेल्थ वर्कर और सब लोग काम कर रहे हैं अपना, और बहुत ड्यूटीफुली अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम मजबूर हैं लोगों से कि ख़वातीन की जो प्रेगनेंसी को वो यानी एक आम प्रोसीजर रहती हैं, वो प्रेगनेंसी को उस तरह से डील नहीं किया जाता कि अगर एक प्रेग्नेंट औरत प्रेग्नेंट हुई है या बच्ची प्रेग्नेंट हुई है उसको वो हॉस्पिटल से रेगुलर चेकअप करवाएं। यानी मुझे तकरीबन 10 साल से मैं इस गायनिकोलॉजिकल यूनिट को चला रही हूँ, लेकिन अभी भी हमें शिकायत होती है लोगों से कि ये टाइम पे नहीं लेकर आते रेगुलर विजिट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आसान अंदाज में ये समझाइएगा कि ये रेगुलर चेकअप्स क्यों जरूरी होते हैं? हमारे यहाँ पर आपको पता है ना, सोशल नॉर्म्स भी होते हैं, कुछ सोशली चीजें भी होती हैं। अब सासें या एल्डरली लोग कहते हैं हमने तो ऐसे ही बच्चे पैदा कर लिए थे, हमें तो डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो इनको क्यों जरूरत है? अब ये कल्चर है जिससे हमने लड़ाई करनी है। हाँ जी, हम उस कल्चर को भी समझा रहे हैं। मेरे ख्याल में टीवी मीडिया हर चीज़ अवेयरनेस दे रहा है, लेकिन पहले से तो अब ज़्यादा है इनकमिंग हमारे पास। हाँ, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि
रूरल एरिया यानी अंदर वहाँ से आती हैं, तो और इतनी एनीमिक होती हैं कि हम सोचते हैं कि ये पहले आ जाती है हमारे पास, क्योंकि एनीमिया की यानी डाइटरी डेफिशिएंसी और एनीमिया, अनसेफ यानी हाइजीनिक पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, ये मेन काज होती हैं मैटरनल डेथ के। तो और फिर अब इस कुछ ये प्लेटफॉर्म भी का हो गया कि अनसेफ, जी हाँ, अनसेफ जो अबॉर्टिव कोशिशें होती हैं ना, यानी मेरे ख्याल में हमारा सोशल मीडिया जिस टाइप पे काम कर रहा है, तो उसमें ना कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत कॉमन हो गई हैं कि लोग फिर कोशिश करते हैं कि ये पिल्स और ये चीज़ें गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए। खुद से जो इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं, उसकी वजह से भी खवातीन की सेहत को खासा नुकसान पहुंचता है। आप सही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा। सो जरा इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए प्लीज ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद कीजिए कि आपने जिक्र किया एनेमिक होने का, HB लेवल हीमोग्लोबिन कम होता है प्रेग्नेंट खवातीन में, उसको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? कौन से टिप्स हैं जो आप हमारी खवातीन को इस प्लेटफॉर्म से देना चाहेंगी? देखें, सबसे पहले तो ये है कि वो अपनी डाइट का ख्याल रखें। अब प्रॉपर एक आम खाना भी तीनों टाइम अगर एक खातून लेती है, प्रेगनेंसी में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जी। तो एक जो बड़ी बूढ़ी औरतें कहती हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इस चीज़ को कम करें। अब सब्जी, गोश्त, अंडा, दूध, हर चीज़ उस औरत को अगर दें प्रेगनेंसी में शुरू से, तो बच्चे की ग्रोथ भी सही होती है, अबॉर्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं और मेंटल हेल्थ ग्रो भी उसकी बच्चे की सही होती है एबनॉर्मल। लेकिन यही है कि ये औरतें अभी कई दफ़ा ये होता है कि पॉवर्टी की वजह से भी कई खवातीन अपना ख्याल नहीं रखती कि अब वो कहती हैं कोई बात नहीं, हम बच्चे को खिला लें, हम खुद ना खाएं। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है, उसके लिए ये है कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज से उन्हें उसका फ़ायदा उठाएं कि अपने बच्चों में सही गैप दें। बिल्कुल सही है, ये सही गैप और फैमिली प्लानिंग जो चीज़ें हैं ये भी बड़ी ज़रूरी होती हैं माँ और बच्चे की सेहत के लिए। अब डॉक्टर साहब, आपने पॉवर्टी का जिक्र किया, डॉक्टर्स प्राइवेट अफोर्ड नहीं किए जाते ना गरीब लोगों से, खास तौर पर जिस इलाके से आप हैं, हम उसके इर्द गिर्द और सबब्स के एरियाज देखें तो लोग वाकई में काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे हैं हैंड टू माउथ कि वो ये लग्जरी समझते हैं प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना या उसको फीस देना। सो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल हैं ही और गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट आप विजिट कर सकते हैं डॉक्टर को। तो ये कहिएगा कि प्रेगनेंसी में कौन से ट्राइमेस्टर में एक दफ़ा डॉक्टर को चेकअप करा लेना चाहिए? उसके लिए चाहे उन्हें ऑल द वे एक बड़े शहर में क्यों ना आना पड़े, वो फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, वो लाहौर हो, वो कराची हो, वो हैदराबाद हो। जी नहीं, देखें बात सुन, अब ये है कि RHC, BHUs, MCH सेंटर सब पे डॉक्टर LHV मौजूद है और ये लोग जाते सब अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। तो अगर वहाँ पे ये लोग चेकअप करवाएं, जो फैसिलिटीज वहाँ अवेलेबल नहीं है तो RHC पे अवेलेबल है, फिर DHC पे अवेलेबल है। लेकिन डॉक्टर साहब, कब चेकअप कराना चाहिए? पहला चेकअप कब कराना चाहिए प्रेगनेंसी में? पहला चेकअप आप फौरन करवाएं जैसे आपको फील हो कि प्रेगनेंसी है, यानी पहले मिस पीरियड के बाद आप डॉक्टर से रुजू करें या किसी भी हेल्थ केयर वर्कर से रुजू करें। सही। और अपना एक चेकअप जो है इस तरह से वॉशेस होती हैं जल्दी फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में जी, यानी 12 वीक्स के बाद कई दफा लोग को अबॉर्शन हो जाता है, तो उनको तो फौरन ही जाके चेकअप करवाना चाहिए। उसके लिए मेडिसिन भी हैं, उसके लिए डाइट है, हम उनका पूरा प्लान बना के देते हैं कि आप ये एक्टिविटी करें, ये ना करें, रेस्ट करें, ये मेडिसिन लें और सारे यानी हम उन्हें प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। लेकिन जब वो हमारे पास लेट पहुंचती हैं तो फिर हमारे हाथ में बहुत, हम कोशिश पूरी करते हैं कि उनको एक अलाइव बेबी दें, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है वो उसके लिए। बहुत मुश्किल हो जाता है। माँ में इतनी खून की कमी होती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और बेबी की ग्रोथ भी सही नहीं होती, मेंटल डिफिकल्ट वो उसमें जरूर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होती है। सही।
तो डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया कि मिसकैरेजेस भी इस वजह से होते हैं, खून की कमी की वजह से। तो प्राइम जो रीजन है वो हीमोग्लोबिन यानी कि एनामिक होना और खून की कमी होना। सो ऐसी कौन सी 3-4 चीजें हैं जो आप मुसलसल अगर खाते रहें तो आप में HP लेवल जो है वो कम नहीं होगा? देखिए, फोलिक एसिड एक मेन एलिमेंट है जो कि खून बनने में, हीमोग्लोबिन बनने में मदद देता है। वो हमारी आम सारी डाइट्स में मौजूद है जी। अंडा अच्छा, खा लें, फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी बड़ी सस्ती अवेलेबल है और है, अगर डॉक्टर रिकमेंड करे। टैबलेट हर हॉस्पिटल में भी सस्ती अवेलेबल है। जी जी जी। तो फोलिक एसिड हो गया जी, और मार्केट में भी बहुत सस्ती अवेलेबल है, तो वो आराम से ले सकते हैं। हॉस्पिटल से भी हम पूरे महीने का पैक उनको देते हैं। तो फॉलिक एसिड लाजमी लेना है, लेकिन डाइट प्लान में ऐसी कौन सी चीजें हो प्रेग्नेंट खवातीन में कि वो लाजमी खाएं, कोशिश करें कि उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना हो? सब्जियां, ये हरे पत्तों वाली सब्जियां खाएं। अगर फ्रूट अफोर्ड कर सकती हैं तो सेब, केला, अनार, तो ये यानी अंडा लें, दूध का कप एक ले लें। सो हेल्दी डाइट का ख्याल, और नॉर्मल दालें जो आम घर में खाना पकता है, जी जी जी, उसमें भी होता है, उसमें भी होता है। पेट भर के खाना खाएं, कोशिश करें कि मैं तो समझती हूँ डॉक्टर साहब पेट भर के नहीं बल्कि पेट भर के थोड़ा सा और ज्यादा उससे खाएं और कोशिश करें। और अपनी जैसे 3 मील लेती हैं तो वो 5 मील ले सकती हैं प्रेगनेंसी में। हाँ, और ये परेशान नहीं होना चाहिए कि इससे नुकसान होगा, उल्टा फायदा ही होगा। वजन बढ़ रहा है या हो, हाँ, मतलब माँ और बच्चे की हेल्थ जो है वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फैमिली की भी और उस मदर की भी जो एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर आने जा रही है। वेल, थैंक यू सो मच रॉक साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमवाश वो बढ़ती है और उसमें प्राइम कॉज, वन ऑफ द प्राइम कॉज इज एनामिक होना। हमारे यहाँ खवातीन में खून की इतनी कमी होती है कि वो एक हेल्दी बच्चे को या पैदा नहीं कर पाती हैं या खुद कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाती हैं। तो उसके लिए आपके पास 9 महीने का टाइम होता है। खुदा ना खास्ता अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो अपनी डाइट बेहतर रखें, अपना हीमोग्लोबिन लेवल मॉनिटर रखें, बेहतर रखें, तो सिचुएशन अच्छी और बेहतर हो सकती है। और ऐसे में खवातीन ही हैं जो अपना ख्याल रख सकती हैं और इसमें रोल प्ले कर सकती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी। एक और फुटेज और एक और स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और एक तो मैंने आपको वो बच्चा दिखाया था जो लैंड क्रूजर चला रहा था, जिस पर मैंने कहा कि बड़ी गाड़ी को लेकर वो निकल गया और माँ बाप को पता नहीं है। दूसरी वीडियो ये मैं आपको दिखाऊंगी, एक बच्चा खेल रहा है गेट के साथ और शरारत करने की कोशिश कर रहा है कि जी उसने रस्सी बांध ली है अपने गले में और वो ड्रम के ऊपर खड़ा है। यू नो हाउ डेंजरस दैट इज। और फिर एकदम से जब मैं ये वीडियो देख रही थी वो ड्रम फिसल गया और वो बच्चा लटक गया। आप देखिए कि उसके गले में फंदा लगा हुआ है और वो बच्चा उस गेट से लटक गया। खुदा ना खास्ता इस बच्चे को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होगा? वालिदैन कहाँ होते हैं? ये देखिए ड्रम बिल्कुल पीछे चला गया और वो बच्चा बेचारा टांगे मार रहा है। मैंने कल ये वीडियो देखी, मेरा दिल काम किया कि आप किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को कम से कम अपनी नजरों के सामने रखिए कि वो कैसे शरारतें करे, वो क्या कर रहा है, वो किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। उसने एक शुगल के चक्कर में रस्सी बांधी और उसको गले में लपेट लिया और ड्रम फिसल गया वहां से और वो बच्चा मुसलसल लटका हुआ है, टांगे मार रहा है, कोशिश कर रहा है छुड़वाने की। मुझे समझ नहीं आती है बड़े किधर हैं। वो छोटा भाई उसका आया, उसने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं उसको बचाऊं या मैं उसको, वो देखे उसकी टांगे पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं पकड़ा जा रहा। खुदारा पेरेंट्स से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अकेला मत छोड़िए। इस तरह के हादसा हो सकते हैं, फिर हम शोर मचाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स पे जहाँ पर बच्चे अगवा हो जाते हैं, जहाँ पर बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। हम क्यों अपने बच्चों को मॉनिटर नहीं करते? हम क्यों ख्याल नहीं रख पाते? और अभी तक कोई बड़ा वहाँ पर नहीं आया और वो बच्चा लटका हुआ है और फिर उसकी बड़ी बहन जो है वो एकदम भाग कर आती है, शायद उसने चीखें सुनी हो या छोटे भाई का रोना सुना हो कि वो उसको छुड़ाने की कोशिश करती है। कोई 2 मिनट और लेट हो जाता तो ये बच्चा जिसको ऑक्सीजन कम हो रही थी क्योंकि उसके गले में फंदा लगा हुआ है, क्या ये बच्चा सरवाइव कर पाता? इसको नहीं कर पाता। और क्या माँ बाप अपने आप को माफ कर पाते इस इंसिडेंट के बाद? खुदा ना खास्ता अगर वो बच्चा जो है उसको ज्यादा नुकसान हो जाता। सो प्लीज
पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखिए। किसी ने बड़ी एक खूबसूरत सी बात की थी कि माँ बाप के लिए ये छोटा बच्चा है ना, ये अल्लाह ताला का एक इतना बड़ा तोहफा है और आपका एक प्रोजेक्ट है जिसको आपने सारी ज़िंदगी साथ लेकर चलना है, जिसको जैसे आप मोल्ड करेंगे वो बच्चा वैसे मोल्ड होगा, जैसे आप उसकी तरबियत करेंगे वो बच्चा वैसे ही होता चला जाएगा। क्या आपको ये पता है कि आप आपस में जब बात करते हैं बच्चा उसको कॉपी करता है, जिस तरह से आप बिहेव करेंगे आपका बच्चा एग्जैक्टली वैसे इम्प्रोवाइज करेगा। मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मेरा 2 साल का बेटा है, मैं एग्रेसिव टोन में बात करती हूँ तो वो मुझे एग्रेसिव जवाब देता है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मुझे उसने की बजाय ये करना है कि मुझे उसके सामने एग्रेसिव बात नहीं करनी, मुझे उसके सामने आप जनाब करके बात करनी है ताकि वो इस चीज को ऑप्ट करे, इस चीज को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाए। ये छोटी छोटी चीजें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, और यही चीजें हैं जो एक अच्छा शहरी बना सकती हैं, एक जिम्मेदार शहरी बना सकती हैं और हमारी यंग जनरेशन यानी कि आने वाली जनरेशन चेंज हो सकती है। ये वो मैसेज है जो मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। प्लीज जरूर सोचिएगा कि कैसे हम अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पे कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।